नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एके शो में। आज हमारे साथ लंदन से कर्नल सीपी सिन्हा जुड़े हैं, जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, बिहार के आरा से हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए। तो कर्नल सीपी सिन्हा सर, स्वागत है आपका द एके शो में। एंड हमारे को होस्ट आज हैं Well, मधुकर सिंह जी। thank you very much. Thank you. Thank you so much for your service. We are so in lifetime indebted to you and like it's so good to see you here. सर, बिल्कुल। आपसे कई सारी सवाल पूछने हैं, बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। बट फर्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कब आपके मन में ये आया कि मुझे अब आर्मी में जाना है, लाइक आई वांट टू गो इन आर्मी। तो मेरे फादर जो थे वो भी आर्मी में थे। जी। He was a colonel. He was one of the first few officers from Bihar to Okay. join in British Army होता है। तो ऑब्वियसली उनके साथ में ही रहे। अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वैसे आर्मी का लाइफ हम लोग ने देखा था बचपन से। सो एक मोटिवेशन था उस तरफ भी। एंड मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट छोटा भाई को छोड़ के एवरीबॉडी वाज इन फोर्सेस। माय फादर वाज इन द आर्मी। मेरा बड़े ब्रदर थे, मेरी एक सिस्टर है, उनके भी हस्बैंड थे आर्मी में। मेरे से बड़ा ब्रदर था, वो भी आर्मी में। मतलब वी वर ऑल, तो उनको देख देख के आई वाज आल्सो मोटिवेटेड। एंड द एडवेंचर एंड द लाइफस्टाइल इन द आर्मी वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट मैं भी ज्वाइन करा। तो सर फिर भी एक एहसास हुआ है ना, जैसे हम स्कूल डेज में होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लाइक आई वांट टू गो इन इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड और कहीं पे। लेकिन आप कब कब ऐसा लाइक प्रॉपर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके थे कि नहीं, अब यही रास्ता सही है, पूरी फैमिली हमारी इधर ही है? नहीं, ऐसा नहीं। आप see, हम लोग के टाइम पे ऑप्शंस वर वेरी फ्यू। जैसे इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस आईपीएस बन जाओ, आर्मी ज्वाइन कर लो। जी। ठीक है, उस समय मैनेजमेंट ये सब वगैरह कुछ नहीं था। तो जो मैनेजर था वही लीडर था, वही एवरीथिंग। उस समय एडमिनिस्ट्रेटर ऑल कंबाइंड इन वन ही होता। तो ऑप्शंस हमारे पास जो थे वो थोड़ा सा आई में से लिमिटेड थे। ओके। एक तो ये था। दूसरी बात है, जो मैंने लाइफस्टाइल और देखा अपने पेरेंट्स फादर को, तो बचपन से ही हम लोग मतलब बाहर रहे हैं बिहार से, आर्मी कैंटोनमेंट्स में रहे हैं, आर्मी की फैसिलिटीज देखें, तो वो एक दिमाग में था। बीच में यस, जब मैं प्रोबेबली 11th 10th में था, हम लोग के टाइम पर 10th और प्री यूनिवर्सिटी होता था, तो उस समय मेडिसिन का भी मेरे पास दिमाग में काफी था ओके। कि भाई हाँ मैं मेडिकल मेडिसिन में जाऊंगा। तो मेडिसिन का भी मैंने दिया था, मेरा उसमें भी हो गया था, उसी समय आर्मी में भी हो गया। अच्छा। बिकॉज आर्मी देखा हुआ चीज था। हाँ। यू नो, आई वाज वेरी यंग, 16-17 इयर्स के थे हम लोग, तो देन आई जॉइन द आर्मी। तो ऐसे आपने शुरुआत करी। तो जी। और आपने जैसा अभी बताया कि आपके पिता ऑफिसर थे पहले ऑलरेडी, तो मतलब जो आपका बचपन होगा ये बहुत ही डिसिप्लिन वे में, लाइक वी नो कि इंडियन आर्मी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होती है और वो अपनी डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। तो आपका बचपन कैसा रहा? नहीं, बचपन तो हाँ, ये तो बात सही है कि हम लोग का लाइफ बहुत डिसिप्लिन था। बट इतना भी नहीं था कि जो मतलब कि डंडा लगा के नहीं ये करना है वो करना है, नहीं, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन जो था, हम लोग को टाइम की अहमियत बहुत बताया जाता मेरे पेरेंट्स से। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बताया था कैसे रहना है। अब ये नहीं था कि भाई कोई और मेरा जूता पॉलिश कर रहा, नहीं, एवरीथिंग वी हैड टू डू आल्सो। और ये हमको इसी तरह से ट्रेन किया था। ऐसा कोई डंडा मार के नहीं कह रहे कि नहीं तुम यही करोगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसे। वी हैड द चॉइस, हम लोग को मिलते। बट हाँ, खाने के टाइम पे सबको एक साथ बैठ के खाएंगे। हमें जब भी मेरे फादर जब भी रहते थे, तो दैट यू नो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल, ये मेरे को मेरे father ने सिखाया। तो जैसे लोग सोचते हैं कि हाँ आर्मी अफसर का फैमिली है तो एकदम डंडा लगेगा, ऐसा करो, नहीं, ऐसा नहीं। वो सोच ऐसी नहीं थी।
थोड़ा कंफर्टेबल और बैलेंस्ड था। हाँ, बैलेंस था, कंफर्टेबल इन द सेंस कि देखिए हम लोग को सब काम हमको ही करना पड़ता था। हुँ, ये जी, नहीं था कि भाई कोई और आके हमारे पास ऑडियंस थे, मेरे फादर के पास हुँ, ऑडियंस थे, वहाँ काम करने वाले थे, बट हमको एक चीज सिखाया गया था कि आप अपना काम अपने से ही करते। तो जी, एवरीथिंग वी डिड वी राइट फ्रॉम अ चाइल्ड, नॉट ओनली मी, हम लोग सब भाई बहन, हम लोग सब अपना काम हम लोग को बताया जाता और आई फॉर डिटेल बस दिखाया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए एक पिक्चर टेढ़ा है जी, और आप बार बार उसको क्रॉस कर ले, नहीं, आपने देखा तो आपने उसको सीधा कर दिया। हुँ, ये एक एग्जाम्पल बताओ। तो जी, वो जो आए और डिटेल आप झाड़ पोछ भी करते हो तो शीशा पोछ दिया, लेकिन शीशे के फ्रेम के ऊपर आप हाथ लगाओगे तो मट्टी जरूर मिलेगी। जी, जी। तो ये सब चीज आई फॉर डिटेल उन्होंने हमको बचपन से सिखाया, जो आर्मी में भी हम लोग को सिखाया गया। पहले ही से आपको ट्रेनिंग मिल रही थी आर्मी की। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइक मिल बिकॉज़ रही जिस तरह की सराउंडिंग होती है, आप ऑलरेडी कई सारी चीज़ें सीख जाते हो। जी, जैसे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बिल्कुल होता है, तो वो उस सराउंड में रहता है, तो वो उस चीज़ को जी, समझता है बेहतर ढंग से कि क्या किस तरह से होती है चीज़ें। एंड अब बाकी चीज़ें वही मुश्किलें वही होती है, लेकिन चीज़ें आपको पहले से पता होती है, तो थोड़ी-सी आसान ज़रूर हो जाती है। बिल्कुल। आप और उस समय तो ये थोड़ा ज्यादा था 50-60s में, जी, जब हम लोग स्कूल में थे। तो अब जैसे मेरे अंकल थे, मेरे फादर के बड़े ब्रदर जी। आरआई में है, आरआई में वो डॉक्टर थे, उनका बेटा एक था, वो भी डॉक्टर ही था। अब देखो, तो वो डॉक्टर, उस समय जनरली यही ट्रेंड चलता था हम लोग के टाइम पे, अंदर 60s अर्ली 70s की, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही जनरली बनता था। अब मेरे फूफा थे, वो इंजीनियर थे, उनके 7 लड़के थे, सातों इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सातों इंजीनियर। तो वाह! कहने का मतलब मेरा ये है कि जनरली जो आदमी माहौल में रहता है, वो उस समय इतना चॉइसेस नहीं था जैसे आज बच्चों के पास चॉइस। जी। आज बहुत चॉइस है बच्चों के। एंड उस आफ्टर समय जी। इतने नहीं थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे देश की ज़रूरतें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के थी एंड उस 50-60s में हमारे आर्मी को लेकर के बहुत डिस्कशन होता था क्योंकि हमें अपने बॉर्डर सिक्योर करने थे, तो उसकी इंपॉर्टेंस उस समय बहुत ही डिफरेंट हुआ करती थी। आज भी है, लेकिन उस समय चैलेंजेस बहुत हुआ करते थे। वो रीजन उसका ऐसे था कि उस समय पार्टीशन हुआ था। जी, अब मैं आपको बताऊं कि जब ये चल रहा था पार्टीशन के टाइम में, तो हम लोग बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तो आई वाज जस्ट 50s की बात बता रहा हूँ मैं। श्रीनगर में मेरे फादर पोस्टेड थे, तो वहां पर एक ये जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, वहां से जो मुजाहिदीन आए, तो उन्होंने पूरा डल लेक में जितने लोग के आसपास सेंटर में जला दिया। तो हम लोग जो भी ड्रेस में थे, मेरे फादर तो उसमें आगे थे, तो जो भी ड्रेस, लाइक मेरी मदर थी, शी वाज इन अ नाइट गाउन, हम लोग जो भी पहने हुए थे, सब चीज जल के हम लोग भाग गए। तो दैट टाइम द रिक्वायरमेंट वाज डिफरेंट, वाज टू एस्टैब्लिश इंडिया। उसके बाद तो चेंज हो गई, तो आर्मी उसमें बढ़ गई। आज तो बहुत स्ट्रांग होगी, उस समय भी स्ट्रांग थे, बट यू नो उतना ब्रिटिशर्स के वजह से काफी गवर्न हो गए थे और इक्विपमेंट वगैरह उसी टाइप के थे। तो जैसे आपने बोला कि हाँ, धीरे धीरे आदमी बढ़ता गया है। नाउ वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट। सर आप किस ईयर में कमीशन हुए? मैं ज्वाइन किया था 73 में, 74 में कमीशन हुई। 72 में। जी, आफ्टर ज्वाइन किया था। इन लाइक बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो इशू कॉन्फ्लिक्ट चल रहा नहीं, था। उसी समय हम लोग ज्वाइन किए थे, हम्म, बट एक्चुअल वॉर के बाद वाला कॉन्फ्लिक्ट जो था, हम्म, जो बांग्लादेश में और वेस्ट पाकिस्तान में था, उसमें हम लोग थे। इमीडिएटली एज सेकंड लेफ्टिनेंट में अखनूर पहुंच गया था और उसके बाद कारगिल। तो वो जो आफ्टर द एक्ट वॉर जो लड़ाई होती है उसमें, सो तो उसमें काफी सीरियस वो, उस समय जमीन हथियाना, ये हथियाना, जी, डिफरेंट
सिस्टम रहते हैं कि जितना जमीन होती है आपको बार्गेनिंग में आसान होता है, तो उसमें हम लोग तो जाएंगे। मतलब आप जैसे ही कमीशन हुए आपको डायरेक्ट उसके बाद वॉर में जाना पड़ा। जी, वॉर उस समय वॉर नहीं बोल सकते, बट ऑपरेशन बहुत थे। ऑपरेशंस बोल सकते हैं हम, उस ऑपरेशंस के जिक्र थोड़ा सा करेंगे बाद में, लेकिन पहले ये जानना चाहता हूँ सर कि लाइक जब आप आर्मी ज्वाइन किए उस समय की स्थिति देश की बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, कई सारी समस्याएं चल रही थी, एंड एट दैट टाइम जब आप कमीशन होते हो तो आपको पहले से पता होता है, आप अवेयर होते हो कि किस तरह की सिचुएशन है देश में और कई सारी समस्याएं भी चल रही हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो। जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे एक आर्मी चूज करते हो तो आप पहली बात कि क्या आप अवेयर थे, दूसरा कि आप मेंटली कितना प्रिपेयर थे और इमोशनली कितना प्रिपेयर थे, लाइक फैमिली छोड़ना, आर्मी में ट्रेनिंग करना एंड डायरेक्टली कमीशन होना एक इस तरह की सिचुएशन में। तो एक तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड पहले से थे क्योंकि मेरे फादर आर्मी, और फिर मेरे फादर ने कोई ऐसा वॉर है जो नहीं देखा, राइट फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1961 का गोवा वॉर, उसके बाद तो 47 की लड़ाई जो इंडिया पाकिस्तान के बाद में थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 47, उसके बाद 61 गोवा ऑपरेशन, 62 चाइनीज ऑपरेशन, 65 70, तो वो सब हम लोग ने बचपन में देखा। जी यू नो वी वर क्वाइट यूज्ड टू, अब जैसे कोई सिविल से बच्चा आए उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये सब, लेकिन क्योंकि हम लोग ने देखा, मेरे फादर गए थे, इंजरीज हुई, आए गए, ये तो थोड़ा सा हम लोग मेंटली, बिकॉज आर्मी ऑफिसर के बच्चे थे तो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग थे, पहली बात। दूसरी बात, वाइल्ड ट्रेनिंग यू हैव मेड वेरी मेंटली स्ट्रांग। भाई जो आर्मी की ट्रेनिंग है, स्पेशली ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है, बहुत टफ होती है। उसमें आपको बहुत, मतलब कुछ भी कराने का कर सकता है। कूदने के लिए 20 फुट 10 मीटर जब होगी तो कूद जाए, सब कराया जाता है, तो ये बिकम मेंटली स्ट्रांग। और उस समय आदमी यंग रहता है, तो कहीं बोलो घुसने के लिए मिल जाता है आदमी। तो उस समय तो कोई सोचता नहीं है कि हमको ये हो जाएगा, मेरे पीछे ये है वो। उस समय तो दैट इज वाई आर्मी को बोलते हैं यंग आर्मी। जी उस समय siphon to be mentally. ओके, ग्रेट ग्रेट सर। No, I think एक चीज तो हम appreciate करेंगे the way the training module is designed over the period and is so strong कि आप किसी भी walk of the life से अगर आप आ रहे हैं, जब आप निकलेंगे तो all will be officers, same quality, same discipline, same thought. तो something is there in training, इसीलिए बोला जाता है कि kind of कि rock से leader बनाना। जी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। मैं एक छोटा एग्जाम्पल, तो आपको साइकिल मिलती है वहाँ, कहाँ भी जाना आपको साइकिल पे जाना जी, लेकिन आप साइकिल पे नहीं बैठते हैं, साइकिल आप पे बैठते हैं, आप हमेशा साइकिल उठा के भाग रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप साइकिल नहीं चला रहे, साइकिल उठा के, आपने कहीं भी जा रहा स्क्वाड से थोड़ा सा ऊपर नीचे साइकिल हो गई, रोक देगा वहां पर मतलब उठाओ साइकिल भागो। तो ये सब टफनेस का एक ट्रेनिंग, पनिशमेंट नहीं होता ये, दीज आर ऑल टू मेक यू टफ। ये तो बाद में हम उस समय तो गाली पड़ते हैं, ये ऐसी की तैसी ऐसी, ये वो जो भी है, पर बाद में आदमी रियलाइज करता है कि क्या है। सीनियर आपको पनिशमेंट इतना देते हैं, पर ये सब आपको बाद में रियलाइज होता है कि वो जो बॉन्ड, कि आपको बोला है दुश्मन भाग धावा अम्बुश, तो वो आप सोचने का टाइम नहीं है, वो तो आपको जाना है तुम्हारी। तो ये सब उस पर आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और आपको उसके लिए प्रिपेयर किया। मैं बोला ना आप कैसे प्रिपेयर हुए, तो ये प्रिपेयर है स्पेशली ट्रेनिंग। आपने सर जो बातें बताई उससे मुझे अपने एक एक्सपीरियंस की याद आ गई। लाइक स्कूल डेज में जब मैं 8वीं 8th स्टैंडर्ड में था तो उस टाइम एनसीसी को लेकर के आज एक चलन है कि स्कूल्स में एनसीसी को लेकर के वो कराया जाता है, आपके पास ऑप्शन आता है कि आप चूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो मैंने चूज़ किया था एंड हमारी एक ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया था।
एंड एट दैट पॉइंट पहले पहली बार जब आप जाते हो तो चीज़ें इतनी होती है एंड प्रॉपर डिसिप्लिन 4 बजे उठना है, 2-3 सेपरेट टाइमिंग पे आपको खाना मिलेगा, सेपरेट टाइमिंग पे आपको जाकर के फिजिकल फिटनेस की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, प्रार्थना करना है, जो भी चीज़ें होती हैं उस ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें होती है। तो शुरू के 2-3 दिन हमें बहुत टफ लगा, हम कहे कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे यहाँ पे। एंड लाइक हमारे एक सीओ सर थे, सीओ साहब, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि सर इतना टफ है कैसे सर्वाइव करेंगे, मैं तो बीमार ही हो जाऊंगा। एंड ही सेड दैट कि बेटा ये बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग आपको मिल रही है एनसीसी में। जब आप आर्मी के लिए जाओगे और आर्मी में अब जब जाओगे उस लेवल की जब ट्रेनिंग होती है, आप भारतीय सेना यूं ही महान थोड़ी है कि कुछ हमने वार जीत लिया है या फिर हम अपने सीमा पे डटे रहते हैं, कम संसाधनों में भी डटे रहते हैं, इसलिए महान नहीं है। हम इसलिए भी महान है कि हम इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं और इस परिस्थिति में प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता आसानी से। हम इतना मेंटली, इमोशनली, फिजिकली मजबूत बन जाते हैं। तो उस लेवल की ट्रेनिंग में आप जाओगे तो फिर कहोगे कि ये तो कुछ था ही नहीं। एंड आफ्टर सम डे जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो एक बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग बन गई थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और प्रॉपर डिसिप्लिन भी हो गया था मैं। तो मैंने बोला कि ये एक मेरे लाइफ का बहुत अच्छा हिस्सा था। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने जो कहा कि जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है एंड ये एक कोर चीज़ है भारतीय सेना की। सर ट्रेनिंग से कॉन्फिडेंस उसी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस ये मैं कर लूंगा। अब मतलब 5 मंजिला मकान, ऊपर से दूसरा मकान को कनेक्ट करते हैं करीब 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, और एक 2 फुट का प्लैंक होता है, उस पे चल के जाना। नीचे आप देखोगे तो मर गए। बट वो कॉन्फिडेंस, और वो बीच में जाके शिफ्ट होता है और नीचे पानी। तो ऑल दिस थिंग्स ट्रेनिंग में एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अब नॉर्मल से पूछेगा यार कौन करेगा, लेकिन उस समय भी हम लोग बोलते यार ये मर गए तो, लेकिन जब एक बार कर लिया तो एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर जब कर लिया तो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चाहो मैं कर सकता हूँ। हवाई जहाज से कूदना हो जाए तो कूद सकते हो। तो दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नॉट ओनली इंडियन आर्मी, मोस्ट ऑफ द आर्मी जो अच्छी आर्मी है उसमें ये होता है। सर हमारे यहाँ एक रेजिमेंट का चलन है, जैसे राजपूताना राइफल्स, बिहार बटालियन। तो आपकी बटालियन कौन सी थी, रेजिमेंट कौन सा था? मैं आर्टिलरी, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में था। अच्छा मेरा रेजिमेंट 3 रेजिमेंट में मेरे काम पे, मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में था। 37 को मीडियम रेजिमेंट में था, बाकी और भी 2 रेजिमेंट मैं आर्टिलरी, बेसिकली आर्टिलरी। ओके, तो सर उसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे आप अपने रेजिमेंट के बारे में कि क्या है? जैसे हर रेजिमेंट से एक कहानी जुड़ी हुई है जी। हाँ, तो And it's always उस बारे में मैं पूछ रहा था कि उसकी एक कहानी बनी रहती है। ये सेगमेंट हुआ कब से चला है कि राजपूताना रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, और काइंड ऑफ द बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और द तो नहीं, ये जो सेक्टर वाइज हुआ, स्टेट वाइज हुआ, तो पहले जब शुरू हुआ था दिस वाज ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स टाइम ओनली। तो उन्होंने क्या करा था कि जो वॉरियर टाइप के लोग उनकी रेजिमेंट बनी। ओके, तो सबसे पुरानी जो रेजिमेंट मानी जाती है तो मद्रास है। लोग जानते नहीं हैं इसको, लेकिन मद्रास रेजिमेंट जो थी, मद्रास रेजिमेंट सबसे ओल्डेस्ट है। हाँ, वो सबसे पुरानी रेजिमेंट है। उसके बाद आई पंजाब से जाट, गुजरात, राजपूत। राजपूताना भी बहुत पुरानी है। तो ये होता है मोरल बोस्टिंग कि भाई हम लोग यहाँ जातिवादी बहुत, बट आर्मी में जातिवादी नहीं होता। बट जो ये रेजिमेंट बनी कि जो लड़ो तो साथ लड़ो अपने गर्व से, ये इसलिए उस समय बनाया था, सहूलियत थी। तो गौरव ने ये स्टार्ट किया, उसके बाद ये कंटिन्यू। बीच में लोगों ने कोशिश किया मिक्स रेजिमेंट करने की भी, लेकिन जो फाइटिंग आर्म बोलते हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड इंजीनियर, कोर ऑफ इंजीनियर्स, तो इनको जो है मतलब स्टेट वाइज कास्ट वाइज ही रखा। ओके, अब कास्ट में रखा मतलब ये नहीं कि राजपूत, ब्राह्मण, ये वो तो मतलब नेक्स्ट सिख रहे हैं जी, बिहार है, पंजाब है, जाट,
तो जाट कैन बी फ्रॉम यूपी ऑल्सो, यूपी में भी जाट, जी हरियाणा में भी जाट, तो जाट कैन बी होगा, डोगरा, डोगरे, वो एरिया से दीज वर अ फाइटिंग कॉम, बोलते थे ना, फाइटिंग कॉम की, तो उस बेसिस पे बना और वही कंटिन्यू कर। आर्टिलरी में भी, आर्मर्ड कोर में भी इसी टाइप के बनी थी। अभी कुछ रेजिमेंट मिक्स किए उन्होंने कि पूरे स्टेट्स जितने भी इंडिया के स्टेट वहां से लोग हैं। अब सर्टेन स्टेट से ज्यादा नहीं आते थे, सर्टेन स्टेट से बहुत कम आते थे, सर्टेन स्टेट से लाइन लगी रहती थी, लाइन लगी हुई। आप जैसे बिहार को, तो बिहार को रेलवे में जाओ तो वो तो अब मद्रास में बहाली हुई तो वहां पहुंच जाएगा, बहाली हुई तो जी हाँ तो कहने का, तो आर्मी में इन लोगों ने स्टिक किया। तो आर्मर्ड कोर हुआ, आर्टिलरी हुआ, इन्फेंट्री, इसमें इन्होंने स्टेट वाइज जो स्पेशली जो वॉरियर टाइप लोग थे, जिनको कहते हैं वॉरियर, आजकल तो सभी वॉरियर होते हैं, लेकिन जिनको कहते हैं कि हाँ ये लड़ने में खास है, तो वो की रेस्पॉन्सिबल है। ओके तो सर एक आर्मी जी जी अब जैसे मेरी में 37 तो इज करीब 220 साल पुरानी, वाह वन ऑफ दी ओल्डेस्ट रेजिमेंट, आर्टिलरी, पहले इन्फेंट्री यूनिट थी, फिर एंटी टैंक यूनिट, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटिश टाइम। हाँ, ये मोस्ट ऑफ द रेजिमेंट ब्रिटिश टाइम की बनी, वाह बट उस समय कुछ और मतलब नाम था, नाम चेंज हो गया, तो वो चेंज हुई, लेकिन ये जो बनी उसमें आर्टिलरी उतनी होती नहीं थी, कुछ ही होती थी, एंटी टैंक होती थी जी। तो बाद में धीरे धीरे आर्टिलरी बनती गई और आज सबसे बड़ा आम सर एक आर्मी मैन का ऐसा रहता है कि समय समय पे उन्हें अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, तो आप अलग अलग कहाँ पे ट्रांसफर्ड हुए, कहाँ कहाँ पे आप डिप्लॉय किए गए? तो एक तो होता है रेजिमेंटल जी जो आदमी रेजिमेंट अपनी फंक्शन के साथ रहता है काफी, जी उसके बाद बीच में अपना जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट स्टाफ पोस्टिंग हो जाती है, जैसे ब्रिगेड हेडक्वार्टर अपनी होती है, डिव हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर, वहाँ स्टाफ टेन्योर होती है कि उसकी भी एज एन ऑफिसर आपको हर एक चीज का जानकारी होना चाहिए, स्टाफ में लोग क्या करते हैं, जी जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करते हैं। अब एज एन ऑफिसर आपको एचआर हो, फाइनेंस हो, एडमिन हो, ऑपरेशन हो, आपको हर एक चीज में माहिर हो, तो इसलिए स्टाफ टेन्योर वो करते हैं ना। स्टाफ कभी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है जहां पर पहुंचे, सो आप होंगे जैसलमेर में, वहां से आपको हो सकता है अरुणाचल में पोस्टिंग, आपकी पलटन है, जैसे मेरी पलटन थी अरुणाचल में, वहां से हम आ गए जोधपुर, जोधपुर तक पहुंच गए कारगिल, -30 +40 डिग्री से -40 में 30 में पहुंच गए। तो पोस्टिंग वो सब ट्रेनिंग होती है कि आप हर एक टेरेन में आपकी जो आप है, आपकी यूनिट है, तो उसमें काम कर सकते हैं। बिकॉज यूनिट इंडिया में हर एक टाइप का डेजर्ट है, माउंटेन है, जंगल है, प्लेन है, मार्शी लैंड है, बांग्लादेश के तरफ चले जाइए तो बहुत सारे एवरी टाइप ऑफ टेरेन है, तो हर एक यूनिट को पूरा रोटेट होना पड़ता है सब, इसलिए तो आपका कि आप कहाँ रेजिमेंट छोड़ के आदमी स्टाफ में भी कहीं भी जा सकते जी तो बहुत पूरा इंडिया में घूमे हैं, पूरी हर जगह पे। जैसे मैंने सुना था सर कि जैसे दो मोस्टली कंपलसरी होता है, एक सियाचिन में कुछ सेपरेट टाइम के लिए और कश्मीर में सेपरेट टाइम, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आप करेक्ट कर देना। तो ऐसा मैंने सुना था कि इस जैसे दो शुरू में जी ये जो पहले राष्ट्रीय राइफल्स आपने आगा बटालियन बनी बात चेंज, ऐसा कोई वो नहीं था कि आपको फिक्स टेन्योर कहीं भी करनी। जो फाइटिंग आर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, इंजीनियर, सिग्नल,
इनको हर एक जगह का टेन्योर मिलता है। ओके। कोई ऐसा नहीं कि आपको डेजर्ट ही में रहना है। हाँ। आमंड को क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं जाती, आज आप तो जाने होंगे उस जमाने में टैंक्स तो ऊपर नहीं चढ़ सकती, तो रोड भी नहीं होता था, पहाड़ पे करती है। तो आमंड को जनरली प्लेन्स में, डेजर्ट्स में, यहाँ इस एरिया में, बट आजकल तो कारगिल में भी पहुंचा दिया, लद्दाख में भी पहुंच गए, अरुणाचल में भी पहुंच गए, बिकॉज अब तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। रोड पहले तो हम लोग 6-7 दिन लगता था बाहर अपने टिकट पे पहुंचने में चलते जी। हाँ, और जैसे बंकर गुफा होता, बंकर गुफा जैसा नहीं होता, पुराना पत्थर तोड़ तो जी। तो उसमें रहते। अब तो बहुत चेंज हो गया है, बट तो हम लोग के टाइम पे थोड़ा कम था। अच्छा, थोड़ा बट हम लोग रहते तो उस समय हम लोग के पास इतना वार्म क्लोथिंग भी नहीं होता था, 3-3 स्वेटर पहन के रहते थे कारगिल में। लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया, तो परमानेंट हो गई है, बहुत ये इम्प्रूवमेंट हुआ। तो रहना आपको सब जगह, ओके। ऐसा नहीं है कि आप सियाचिन में जाओ, करना है कंपल्सरी। आप कारगिल में कर सकते हो, सियाचिन में ना जाए तो कोई जरूरी नहीं वो, बट जो पलटने हैं उनको रोटेट करते रहना पड़ेगा सब, ताकि वो हर एक एरिया में ऑपरेट कर सके। ओके। तो सर, आपका जो सबसे मेमोरेबल डिप्लॉयमेंट कहाँ का था? लाइक आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे हुआ? बेस्ट का तो हम कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि अब कारगिल में थे तो एक था परतापुर सेक्टर, वहां पर कोई कनेक्शन नहीं था, ओनली बाई एयर। और वहां पर एयर से भी जब जाते थे तो कोई पक्का नहीं होता था कि आपको उतार दिया, आपने छुट्टी लिया, छुट्टी पे आ सकते। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, मेरे सबसे बड़े ब्रदर की शादी थी पटना में, मैं परतापुर कारगिल के ऊपर में, उसमें कोई रोड कोई वो नहीं था, चल के जाना पड़ता था या हेलीकॉप्टर जाता था आपको वहां पर ड्रॉप करके। ओके। जी। तो मेरे ब्रदर की शादी थी, मैं आ ही नहीं पाया बिकॉज छुट्टी मिली नहीं थी, लेकिन वेदर इतना खराब था कि कोई वहां से हेलीकॉप्टर या ट्रेन का तो बात आ ही नहीं पाया। तो एयरपोर्ट पे ब्रदर की शादी है फिर तो वो एक अलग ही था, उस पे आपको दिन नहीं होती, अच्छा। बिकॉज वहाँ आइस होता, स्नो नहीं, नीचे हम देख रहे स्नो, ऊपर आइस। तो शुरू जब मैं गया था तो बहुत ही यूनिक लगा, लगा 6-7 दिन करने में। और मेरा एक दोस्तमेट था, इसमें 20 वो बेचारा पल्मोनरी एडमिट से मर गया वहां पे, हम लोग चढ़ रहे थे तो वो गिर गया। तो कहने का मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक। जब ऊपर चढ़ गए, मैं वहां पर ऐसे देखा धूपवान बादल उधर, आपको नहीं, सिर्फ स्काई नजर, ब्लू स्काई, नीचे आपको बादल उधर दिखेगा नहीं, तो हाइट। तो मैं ऐसे ही बाहर बैठा हुआ था, तो मैं गढ़वाल राइफल से एक आर्टिलरी ऑफिसर हरे इनफेंट्री बटालियन पे जाता था, तो मैं था वहां पर उसमें, और वहां मैं ऐसे धूप हुई और चश्मा पहन के रहना शरीर चाहिए ना। तो मैं बैठा था बाहर, तो वो आया, बोला साहब क्या कहा, उसने मेरे ये जो स्किन है ऐसे उंगली डाला और पूरी चमड़ी मेरे हाथ में मतलब बर्न कर दिया। मुझे पता नहीं था, पूरा स्किन आ गया। साहब कभी ऐसे नहीं करते हो, इसे आप देखोगे तो वहां पर लोग मुंह सब कवर करके बैठते। तो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, पेनफुल वो अलग एक्सपीरियंस था, हाई ऑल्टीट्यूड। फिर अरुणाचल के वहां पर जगह का नाम नहीं बताऊंगा, ऊपर चढ़ना था, वो लगता था 4 दिन एकदम जंगल, मतलब क्या 12 बजे दिन में खड़े होकर लगता था। ओके। वहां पर हम लोग एक जगह रेस्ट कर रहे थे, ऐसे हिलने लगा मैं, नहीं सब कोई बोला यार ये हिला क्यों रहे हो यार, थोड़ा आराम कर ले। तो सर मैं तो नहीं हिला रहा हूँ, पीछे देखा तो इतना मोटा पैखन सांप के ऊपर हम कैसे रेस्ट। हाँ, मैं तो बदल तो हट के भागो, बोले यार क्या
तो ये सब है बड़े यूनिक एक्सपीरियंस है रहने का, गुफा में रहना, एक्सट्रीम ठंड में रहना, जंगलों में रहना, जहां पर एक भी मतलब आपने आज एक पाथ बनाया, कल आए तो वो पाथ नजर नहीं आएगा। बारिश अरुणाचल में तो बहुत होती है। राइट के पर क्या ब्यूटीफुल एरिया है वो सब, क्या स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। वो एरिया इतना ब्यूटीफुल, वहाँ ट्राइब रहती है, जो अरुणाचल की सब ट्राइब होती है। पूर्णिमा के दिन सब आके वहां पर फेस्टिवल बनाते हैं। हर एक गाँव का ड्रेस वो यूनिक, समथिंग यूनिक देखने से ही पता चलता। तो जो ये सब एक्सपीरियंस है बहुत मेरा ही नहीं, हर एक आर्मी ऑफिसर जो है, आर्मी वालों का उनका एक्सपीरियंस एक से एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जो कभी लोग नॉर्मल आदमी सोच नहीं सकता। ऑब्वियसली बिकॉज़ वो लोग देखते हैं, जो हम लोग ने वहां देखा करा है, समथिंग वेरी यूनिक। हम तो बोलते हैं कि वहां से खैर लोग नहीं जाने, पब्लिक को जाना चाहिए, देखना चाहिए इतना सब। तो अरुणाचल में कहीं कहीं जाना लगे कि तो आधा अरुणाचल तो रिस्ट्रिक्टेड जाना पड़ता है। उधर भी अब तो रोड मैंने सुना है बन गया है वहां पर। बिग बॉस देखते हैं? कौन सा सर? बिग बॉस आता है एक सीरियल। मैं नहीं देखता हूँ। अच्छा, उसमें एक लड़की थी पासीघाट, और वो एरिया वो चुम पे मैं रहा हूँ उसी एरिया के ऊपर में, वो चाइना बॉर्डर पे म्यांमार और उधर रहा हूँ। तो वो जब वो बोली मैं अपने भाई को बता रहा देखो तो पासीघाट की उसी के आगे बन चुका है हम लोग। नहीं, पासीघाट नाम सुना है सर मैंने। लाइक मेरी भाई रहते हैं वहाँ पे, कजन ब्रदर्स रहते हैं, मेरी दीदी रहती है अरुणाचल में ही। तो वो उनसे कभी कभी बात होती है तो उन्होंने डिस्कस किया था। पासीघाट आपने बोला तो उससे मुझे नाम याद आ गया, रिकॉल कर लिया। हाँ, बहुत सुंदर एरिया, बहुत सुंदर। कभी हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो देखते यार, वहाँ पर नदियां देखोगे तो आप मछली ट्राउट हैं, आप एकदम नीचे तक देख सकते हैं। इतना वो पानी, वही पानी पी। तो वो जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। हम लोग तो नॉर्थ से आए हैं, तो लेकिन वो सभी एरिया देखने के बाद तो यार क्या, हम लोग गंगा किनारे वाले हैं। जी, वो एकदम नीट क्लीन साफ सुथरा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसी तरह से वहां से आप डेजर्ट चले गए, वहां पे टेंट में -40 में आदमी -42 में रहता था। अब तो वहां बैरक बन गए, पहले हम लोग टेंट में रहते थे। जला दिया तो टेंट उड़ गया, तीसरे दिन टेंट उड़ा बना गया। आप उस समय के हैं सर जब चिट्ठी लिखी जाती थी घर को? हाँ, उस समय हम लोग का आर्मी में का हफ्ते में 2 बार मिलता था। अच्छा सर, जब उतने कॉम्प्लेक्स ट्रेन पे, जैसे आपने बोला कि भाई के शादी में मिस हो गया मेरा, तो जब उतने ऊपर रहते हो आप, तो फिर वहां से अगर आपको चिट्ठी लिखना है तो कैसे लिखते थे? क्या हम लोग का वहाँ कोरियर, जैसे आप लोग कोरियर बोलते हैं, तो हमारे डिस्पैच रहेगी तो आप चिट्ठी लिख देते हैं। अब हाँ, ये बात है कि आज चिट्ठी लिखी तो 10 दिन 12 दिन के बाद में आपके फैमिली को, या बट बहुत फास्ट सर्विस होता है। आर्मी पोस्टल सर्विस जो है बहुत बहुत फास्ट। तो वो लोग भी मेहनत करते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने चिट्ठी लिखी, वो आया, वो एड्रेस तो नहीं होता, वो एपीओ, वहाँ का ऐसा तो नहीं होता है कि 22 एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। आर्मी पोस्ट ऑफिस आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में वहाँ देखो, और वो मेरे पास पहुंच जाए, वो फिगर आउट कर लेंगे। वो एकदम बिल्कुल, और जितना जल्दी हो सकता है वो होता है। बट उस ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है कि बेस में आ जाता है, तो बेस में बंदे को अपने पीठ ले ऊपर से लाना पड़ता है। उसमें उतना हेलीपैड ये वगैरह नहीं होता। जी बिल्कुल, वो लोग लाते, बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें मोबाइल फोन वगैरह तो कहाँ जी, ऊपर ऊपर वो घुमाने वाला ऐसे अपने घुमा आर्मी वो भी कनेक्टेड क्या बेस से होगा, फिर बेस मतलब यहाँ ऐसे करके हो जाती थी कभी कभी। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। चिट्ठी वाला, वो जो चिट्ठी लिखने वाला मजा अलग है।
हाँ। आजकल का टेक्स्ट मैसेज कर बाय दो द वो वे अलग बाय द वे आपने तीनों चीजें एक्सपीरियंस कर लिया, वो फोन घुमाने वाला, चिट्ठी लिखना एंड नाउ फोन। लेकिन बिल्कुल लेकिन वो चिट्ठी वाली फीलिंग नहीं आती होगी फोन पे। नहीं, अब तो नहीं आती, मतलब वो तो नहीं आती है। अब तो मेरी मदर 95 की वो वीडियो कॉल करती मेरे को हेल्दी सैटरडे, वो करती वहां से बैठे बैठे कि हाँ क्या हाल है, तुम ठीक हो, ये है 95 की, उनको सिखा दिया मतलब अब तो। जी और आज तो फर्स्ट क्लास अपना करती। जी आजकल चिट्ठी कौन लिख, हाँ आजकल यहाँ बच्चों को चिट्ठी लिखना सिखाया जाए। जी हम्म जैसे आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हर एक लैंग्वेज की। वो कुछ में आजकल यहाँ कराते हैं। सर, अभी जी आपके लाइक अभी आपने 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो 72 के बाद आप जब कमीशन हुए थे तो उस समय फिर आपको वार के लिए जाना पड़ा एंड आप बड़े लंबे समय तक आर्मी को दिया है। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे आपको लगा मतलब कि आप बहुत पेन में चले गए या फिर किसी अपने मैन को खोया हो, इस तरह का कुछ? देखिए आदमी तो बहुत खोए हैं, आदमी खोए हैं, और फिर लोगों को जो हम अपने आप की दुश्मन बोलते मारा भी है। तो मारने पे भी दुख होता है, जमीन मरता है वो भी तो दुख होता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत क्लोज मेरे लिए। मैं आपको बताया कि जैसे हम लोग चढ़ रहे थे, तो मेरा बहुत जिगरी दोस्त था वो, सेकंड लेफ्टिनेंट, हम लोग साथ में थे, एक ही साथ ट्रेनिंग खत्म की थी हम लोग ने, और ऊपर चढ़ रहे थे आर्मी में जब तो मर गया। उसके बाद वहाँ ऑपरेशन होते थे, एक ऑपरेशन में मेरे दोस्त को, मैं ऐसा हुआ, मैं भर गया, वो उसके हाथ पे लगा तो पूरा हाथ था ऑपरेशन, हम्म लेफ्ट हैंड, तो उसमें मैं बच गया, लगी थी बट उतना बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए। एक ऑपरेशन में डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं उसमें जब इंजरी हुआ था तो मैं 1 साल तक हॉस्पिटल में हाँ 1 ईयर, आप एडमिट थे? हाँ, बेड पे ऐसे लगे, आपको गोली लग गई थी क्या? मतलब इंजरी, ओके। तो मैं ऐसे लेट रहा, तो सब चीज नहाना धोना बाथरूम एवरीथिंग बेड तो दे वर ट्राइंग टू सेव मी, मेरे पैर में, तो दे वर ट्राइंग टू सेव तो बचाए करते करते एक साल। So that was another very, and that time I was not there. So that was a unique experience. And then I didn't want to tell my parents कि मैं 1 साल से लेटा हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा था कि मेरे ब्रदर भी एक ऑपरेशन में थे, मेरा ब्रदर लॉ भी एक ऑपरेशन में, फिर दोनों ब्रदर और मैं, तो फिर आपको मतलब तीनों हम लोग ने, हालांकि वो लोग तो ठीक थे, बट वो क्या है ना कि पेरेंट्स तो पेरेंट्स, मदर तो मदर होती है, कभी जिन पे सभी लोग हैं, तो आई डिडंट वांट टू टेल, वो तो 5 महीने के बाद हुई। और मैंने वहां बता दिया था कि प्लीज मत बताइए, तो वो लोग ने बोला ठीक है। 4-5 महीने के बाद हुई, तो गलती से मेरा ब्रदर जो आते थे, उनका एक फ्रेंड वहाँ हॉस्पिटल में आ गया, उससे जाके देखा मुझे यहाँ देखा हुआ, तो फिर उसने जाके खबर की, फिर हो गया, तो उस समय, तो दैट वाज अनदर experience, that was a unique experience, 1 साल तक आदमी लेकर। 15 जनवरी को मैं एडमिट, मेरे को फ्लाई किया था, और मैं दिसंबर में मैं दिसंबर में मैं परचेज पे मैं जी तो that was also an experience. अच्छा सर, ये अभी I didn't travel, मेरे पास चॉइस था, वैसे नहीं, मैं कंटिन्यूस, तो मेरी सर, रेजिमेंट ने मेरे को पूरा दिया। सर जब बाद में जब आपके लाइक पेरेंट्स को पता चला होगा तो उनका क्या टेक था इस पे, जो हॉस्पिटल वाली बात आपने बताई उस पर मैं पूछूंगा। फादर फादर तो आर्मी में के थे, और फादर लोग तो जनरली अपना इमोशन दिखाते नहीं, जनरल जी मदर, हाँ थोड़ा इमोशन, शी वाज वेरी एंग्री विद मी, बताया कि
फादर भी उनको बता देना चाहिए। बट आए थे दोनों आए। उस समय मेरे फादर की तबीयत नहीं थी, बट मैं देख लूँ उसमें हम देखते हैं। मैं उसमें मेरे को शिफ्ट किया था श्रीनगर से कमांड हॉस्पिटल को। वहाँ पे तो उसके बाद इंक्रीमेंटल थी, बट हाँ, पर उस समय मैं काफी ठीक था, देखा था बेट में, बट ठीक था। और उसके बाद फिर आपने आर्मी में ही कंटिन्यू किया? यस, उसके बाद मैं फिर गया मेरे रेजिमेंट में। वो भी उस समय वो लोग रेजिमेंट की जगह का नाम था कठुआ, JNK। कठुआ? तो कठुआ, हाँ, गॉट इट। कठुआ का नाम सुना होगा, हाँ, वहाँ पर हाँ। था। तो एकदम बॉर्डर टाउन था। तो हम लोग मेरे रेजिमेंट उधर थी, तो हालांकि मैंने चाहता तो मैं कहीं और पोस्टिंग करा, तो मैंने बोला नहीं, मैं अपनी रेजिमेंट, और रेजिमेंट ने मेरे को आर्मी में दे दी। लोग आके पूरा देखभाल की। ये एक रेजिमेंटल स्पिरिट होता है, बॉन्ड है, वो अपने अफसर को, अपने जवान को पीछे नहीं करते। लड़ाई में मर भी गया तो उसको जाके उठा के लाएंगे जो एक बॉन्ड रहता है। तो वो लोग ने काफी मेरे को वहाँ पर, मतलब मैं कल चलने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी, उसमें नया था, तो चलने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने पूरा मेरे को वहाँ पर, और आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल। सर, आर्मी से रिलेटेड एक दो और सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपका बिहार और से लेकर के लंदन तक का सफ़र पे चर्चा हम करेंगे थोड़ा सा। तो सर, अब जो आपके समय की आर्मी थी, लाइक आपने आर्मी ज्वाइन करी एंड आप कर्नल के रैंक तक गए, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है, लाइक आपने बहुत सारे बटालियन को लीड किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। तो उस समय के इंडियन आर्मी को देखते हो और अभी के इंडियन आर्मी को आप जब देखते हो, तो आपको कितना मेजर चेंजेस आपको लगता है? बहुत इक्विपमेंट, अभी जो इक्विपमेंट है बहुत अच्छा है। उस समय हमारे पास इक्विपमेंट था, बट उतना मॉडर्नाइज इक्विपमेंट। छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कि आप नेविगेशन करते, आजकल तो GPS होते हैं सब कुछ, और आर्मी के पास कॉलेज GPS, उस समय GPS से होता था टैंक में, आर्मर्ड फोर्स, क्योंकि वो लोग डेजर्ट्स और प्लेन्स में वहां पर नेविगेशन करना, हर एक टीला एक ही जैसा लगता है, हाथ में सब एक ही जैसा लगता है। तो हम लोग के पास पुराना सेकंड वर्ल्ड वॉर का कंपास, उसको देख के जाना पड़ता था, यार ऐसे चलो। तो वो काफी बदल, गाड़ियों में बहुत फर्क है। आपके जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे कि एक आर्टिलरी में कि गोला यहाँ से मारा, ऐसे जाके इधर गिरे, वो हम लोग को अपने हाथ से फटाफट कैलकुलेट करना। आजकल तो सब कंप्यूटराइज टेक्निकल, एक फट से आ जाता, फट से मतलब जो सिस्टम्स है बहुत होती। अब रात में देखी कितने इक्विपमेंट हम लोग के पास कहाँ थे, उनको एकदम आगे जाके उनके सामने जाके देखना पड़ता था। ठीक है, नाइट तो विजन सभी अवेलेबल हो चुके हैं। काफी चेंज हुआ। बेसिक्स तो रहता ही है, बेसिक तो रहेगा ही, लेकिन एक सोल्जर के पास और एक कमांडर के पास बहुत सारे इक्विपमेंट हो गए हैं, जिससे वो एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। पहले हम लोग को पेट्रोलिंग करना पड़ता था, आगे जाके एकदम छुप छुप के दुश्मन से 10 मीटर देखना पड़ता था कि क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट। हम तो पीछे बैठे बैठे कर सकते, इक्विपमेंट वाइज, आर्मामेंट वाइज, ट्रांसपोर्टेशन वाइज, बहुत। अभी मैं इक्विपमेंट देखता हूँ, मैं बोलती है कितना लाइफ आसान होता है अगर शुरू होता तो, राइट? पहले आप बोलते थे यार ये, उस समय तो कैलकुलेटर भी नहीं होता जी, अब जोड़ घटाओ अपने हाथ से करना पड़ता। जी। तो मतलब चीज़ें ज़्यादातर उस मैनुअल समय थी और अभी टेक्निकल वे में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और कई सारी टेक्नोलॉजी को हमने एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी किया है। में बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। आदमी तो वही, बट आदमी का स्किल्स बहुत बढ़ गया, जवान का स्किल्स बहुत बढ़ गया। हम लोग कंप्यूटर की 50 साल की उम्र में सिखा रहे हैं। आजकल एक जवान भी है यंग, फटाफट कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, मोबाइल
वो और उसको ज्यादा ये बाहर भी जाता है ना, तो उसको जॉब का प्रॉब्लम नहीं होता। जी टेक्नोलॉजी में आजकल आईटी इतना स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड में आपकी जॉब, तो उसको हम लोग तो रॉ थे, जी हम लोग तो रॉ थे। जी और उस समय इतना आजकल जो अफसर जवान और आपके बाहर आते जी हैं, उनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी की वजह से। वो एक बहुत बड़ा चुनौती है फॉर आर्मी पर्सन, बिकॉज आर्मी को तो यंग चाहिए, जी हमें जवान 30-35 में भाग नहीं, और आजकल लाइफ स्पैन भी बढ़ गई, जी 60-70 तो नॉर्मल लाइफ, जी तो वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, which is good। मीन्स लॉट्स ऑफ चैलेंजेस चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। या हम लोग को 440 रुपया कुछ ऐसे मिलता तो कंजनी बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं भारतीय सेना में बहुत एंड है, और एक बहुत फॉर गुड, लाइक मैं इट इज फॉर हाँ मैं जब लाइक जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी तो कई सारे केस स्टडीज़ आपको देखने होते हैं, तो मैं ब्रॉडर वे में चीज़ों को देखता था, सिर्फ पॉलिटिकल नीच नहीं था मेरा, मैं आर्मी की चीज़ों को भी देखता था। तो मैं नोटिस करता था कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड इससे एक मोराल भी लाइक हाई होता है आर्मी मैन का, कॉन्फिडेंस भी एक्स्ट्रा आता है कि हम उतने कॉम्पिटेबल हैं जितना सामने वाला है, या फिर सामने वाले से हम ज़्यादा काबिल हैं कई सारी चीज़ों में, कई सारे संसाधन हैं हमारे पास, तो उससे मोराल बहुत हाई हो जाता है एक सैनिक का जो लड़ते हैं हमारे लिए। तो ये कई सारी चीज़ें हैं सर। अभी अ, एक लाइक मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, ये लाइक एक आर्मी मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहता हूँ कि अभी हमारे देश में एक अग्निवीर योजना लाई गई, ठीक है, एंड वी ऑल फ्रॉम अग्निवीर अग्निवीर हाँ जी, आई होप आप आपने सुना हाँ होगा, हाँ ठीक है। तो ये योजना लाई गई, इस पे कई आपने भी देखा होगा कि बहुत जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, यूथ ने कई जगह पे प्रोटेस्ट किया, बहुत लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया एंड वी ऑल आर फ्रॉम बिहार, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ से लोग लगभग हर परिवार से कोई ना कोई आर्मी में आज भी है, ठीक है, एंड कनेक्टेड है, तो हम सभी जानते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे बिहार में भी ये सारी चीज़ें हुई। तो आपको लगता है कि ये लाइक इफेक्टिव होगा या फिर आर्मी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर? ठीक है, हर एक चीज से बहुत पहले जी everything has got to good advantages and disadvantages. Now advantage तो ये होता है कि want a young army, तो and then जवान आया, जैसे बाकी आप अमेरिका वगैरह सब जगह देखते हो तो कंस्क्रिप्शन, इन लोग जाते हैं 5 साल के लिए, they want to stay, they can stay in there and do all their duty। इजराइल में भी वही है, लोग है, बहुत सारे आर्मी जैसे कर देते हैं। यहाँ पर पीपल कम फॉर 5 years or 7 years, 12 years, so that when they are out, they are eligible to get into workforce in this way। तो उस लिहाज से देखोगे तो ठीक है, आप 24 घंटे लड़ाई तो होती नहीं है, जी बहुत होती है, तो आप यंग पीपल को अच्छी तरह से ट्रेन कर दें, एक डिसिप्लिन उनकी जरूरत नहीं है, and if they want to continue, just 20-30%, 40%, मेरे से इतना मालूम नहीं कितना परमानेंट हो जाते हैं। 25% सर कहा गया कि 25% के आसपास रखा जाएगा एंड बाकी को स्टेट गवर्नमेंट में जब वो निकलेंगे, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं उनको देखता वहाँ पे हूँ दे दिया जाएगा। वगैरह में हम दोस्तों से रेजिमेंट से बहुत लोग निकल रहे हैं, they are getting into paramilitary forces also, यस और वो स्किल उनका बढ़ रहा है, तो वो एक तरीके से take करते हैं। फिर they get money to establish themselves। पहले तो अब निकल गया फौज से तो उतना पैसा नहीं मिलता, अब तो एटलीस्ट उनको कुछ तो मिल रहा है, सो दैट दे कैन एस्टैब्लिश इट। ठीक, जैसे आप बोलते हैं ना कि अब मैं एचआर में आप रिक्रूट कर रहा है किसी को, तो आप बोलते हैं कि आप 3 महीना प्रोबेशन या 6 महीने प्रोबेशन, व्हाई? बिकॉज यू शुड लाइक द जॉब एंड वी शुड लाइक यू एज ए एम्प्लॉयर, है कि नहीं? कि अगर आपने परमानेंट कर दिया तो उसको जॉब अच्छा भी नहीं लग रहा है, तभी भी हो रहेगा। हाँ बेचारा फंसा हुआ है। एग्जैक्टली ठीक है, so you are giving them an opportunity, okay, we don't want to stay, fine, you can do, okay, but if you like the job, you still have chance to
to get it. हम्म ये डिसएडवांटेज क्या होता है कि एक जो बॉन्ड फैमिली का होता है, इतने साल आप एक ही साथ रहते हो, फिर देश से जवान, हम्म चाहे अब कहीं भी जाओ साथ जाओगे, खाना खाते हो एक साथ खाते हो, उठते बैठते साथ, और वो जो बॉन्ड एक बनता है जिसके लिए काफी झगड़ा होता है, वो बॉन्ड की कमी हो सकती है प्राप्ति की। ओके और ये सब ऑपरेशन में पता चलता है, हाँ जब आप रहते हो तब पता चलता है। बिकॉज उस समय पे अब जब तुम बोलते हो राजपूत रहे, अब वो हमला बोला कि चलो राजपूतों के बात का राजपूत लड़ जाओ, तो वो अपने पर्सन के लिए मतलब और गांव में कि मेरे को जाके, बिकॉज वी आर स्टिल अ रूरल सोसाइटी। यस हमारे बहुत सारे जवान ये रूरल एरिया से यस सर किसानों के वहां से आते हैं। तो वो जो है उनका एक मोटिवेशन जो है मोरल होती है, यार मेरे गांव में जाके क्या बोलेगा तुम, और मेरे गांव से मैं अकेला तो नहीं 10 होंगे, जी जी ठीक है ना। वो जो एक बॉन्डिंग होती है, हम्म वो बॉन्डिंग आई डोंट नो, मैं अभी तो नहीं हूँ वहां तो इसलिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग वो कहते हैं कि वो बॉन्डिंग जो है, हम्म अब ऑपरेशन में तो अग्निवीर वगैरह कुछ नहीं, सब नहीं रहेंगे, तो फिर वो बॉन्डिंग हो सकती है, मोरल दोस्ती हो सकती है, बट ओवर द लॉन्ग रन बॉन्डिंग हो, चाहे ना कि भाई मेरे को तो 5 साल के बाद जाना ही है, तो इतना लोड क्यों ले, क्यों हम भी इसमें सर एक इसमें सर एक लाइक ऐसे तो कई सारे काउंटर पार्ट्स हैं कि कई सारे लाइक ऑब्लिगेशंस हैं। आर्मी मैन ने भी कई सारी चीज़ें किया है जो सीनियर हैं, जैसे जनरल जेडी बख्शी हैं आप, और भी कई सारे लोग हैं, उन्होंने कई सारे सवाल इसमें पूछे हैं। उसमें एक सवाल बस मैं आपके सामने रखता हूँ इसी के साथ, कि उनका ये कहना है, लाइक ओवरऑल मैं लाइक निकाल करके बता रहा हूँ सार उनके सवाल का। उनका ये कहना है कि एक जो आपने बॉन्डिंग वाली बात कही वो बहुत सही कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा, उनका ये कहना है, मोस्टली जो आर्मी पर्सन है जो रिटायर्ड हैं, उनका ये मानना है कि एक तरफ हमारे पास चाइना एक बड़ा लाइक कंपटीशन के रूप में हम देखते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास पाकिस्तान है, तीसरी तरफ हम बांग्लादेश को भी एक इशू बना चुके हैं आज, चौथी तरफ हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी भी एक समस्या है और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। एंड इस समय जब हम ये सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव पे जब चीज़ों को देखते हैं, तो हमें अपने आर्मी को कट डाउन करने के बजाय हमें और बढ़ाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अभी जो गवर्नमेंट कर रही है कि हमें पैसा बचाना है और कट डाउन करना है चीज़ों के लिए, तो उनका ये कहना है कि कट डाउन करने के लिए पैसा आप बहुत सारी चीज़ों पे कर सकते हो, और भी कई सारी योजना है, लाइक देश में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, वहाँ पे कट डाउन किया जा सकता है। आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन और फील्ड है जहाँ पे लोग अपने आप को पूरा दाव पे लगा देते हैं, और वहाँ पे चाहिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग लाइक ग्रुप्स, जो कि जब हमारे पास सिचुएशन आए तो उसके लिए हम कंप्लीटली तैयार हैं, हमारी सेना तैयार रहती है। तो उनका ये टेक है कि आप कट डाउन क्यों कर रहे हो, आप दूसरे चीज में कट डाउन करो, इसमें कट डाउन मत करो। हमारी आर्मी और स्ट्रॉन्ग, और एक लाइक एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये था कि जितनी हमें ज़रूरत है सैनिकों की या फिर आर्मी मैन्स की या फिर जो जैसे जहाज़ों की, गन्स की, आर्टिलरीज की, उतने हमारे पास है भी नहीं, शायद हम 50% से शॉर्ट हैं। तो इस समय पे आप कट डाउन करने की क्यों सोच रहे हो? तो ये उनका एक पर्सपेक्टिव था सर। तो इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, तो जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल ठीक, बट एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम लोग बैलगाड़ी से ट्रैक्टर है जी तो लोगों ने बोला यार ये ट्रैक्टर का जो अनाज होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, है? फिर हम लोग वो चक्की का जब पेंसिल में पहुंचे, बोले नहीं जो चक्की का आटा था वो बहुत तो मेरा कहना का मतलब है कि जब आप मॉडर्नाइज हो रहे हो, टेक्नोलॉजी हो, पहले क्या होता है कि उनको हाथ से गोला उठा के टोप में या टैंक में डालना है, उसके लिए आपके पास 4-5 आदमी थी, एक शॉट करता है, एक गोल करता है, एक लाता है, एक अंदर डालता है, एक केन होता है और एक फायर जी ठीक है। अब क्या है कि सब मैकेनिकल हो गए, ऑटोमेटिकली आर्म होता है, ऑटोमेटिकली उठाता है, और फिर अब वो 4 आदमी 5 आदमी की जगह 3 आदमी काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अगर ये बात है तो वो जो
5 आदमी थे, उसमें से 2 आदमी क्या कर रहे हैं, उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकता है। तो जो कमी ये लोग, जहां तक मुझे लगता है, इन्फेंट्री इसमें सर मैं थोड़ा आर्टिलरी, सा आपका और भी जवाब आप और बेहतर दे पाएंगे, उसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि उसमें एक एग्जांपल का उपयोग किया गया। आज से कुछ समय पहले सर, आप ऑब्वियसली आर्मी में हो तो आप चीज़ों नोटिस करते रहते हो कि क्या चल रहा है। तो अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, आई थिंक लगभग 6 महीने के आसपास पहले कश्मीर में एक सडन ग्रोथ आ गया था टेररिस्ट अटैक में, इस चीज़ में। एंड जो हमारे बटालियंस थी जो वहाँ पे होना चाहिए था, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर जैसे कठुआ हो गया और बाकी के जो सेक्टर्स हैं, अखनूर सेक्टर है, हाँ अखनूर हो गया, तो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो था, तो जो जम्मू वाली बटालियन थी उनको शिफ्ट करके शायद कश्मीर की तरफ, या कश्मीर वाली जम्मू की तरफ, इस तरह से कर दिया गया था। तो उनके पास प्रॉपर बटालियन ही नहीं थी जो अलग अलग डिप्लॉय कर सके, और ये इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे बटालियन अवेलेबल ही नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने सवाल ये किया था कि आपके पास जब है नहीं और आप छटनी कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो कि मुझे पैसे बचाना है, तो आर्मी से क्यों कर रहे हो? देख, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इन्फेंट्री बची, पहली बात तो जेल पे आप देखो, तो जेल पे में आर्मी को कम नहीं थी। जी, आर्मी को बिकॉज बहुत द सारी लाइन चीजें ऑफ कंट्रोल, हम्म एक होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, हम्म एक होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जेल के जो है इस टोटल लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके ठीक है, तो वहां लाइन ऑफ कंट्रोल पे चप्पे चप्पे पे बटालियन को बैठे थे। जी ठीक है, हाँ हाँ तो वहां इन बटालियन की कमी थी। दूसरा, वहां का जो टेरेन है, आप एक एक जगह तो नहीं बैठ सकते, बट आप डोमिनेटिंग एरिया में बैठते। जी डोमिनेटिंग एरिया में जहां से आप कुछ भी देख सकते हो, और कोई भी अंदर आएगा तो उसको आप मार देंगे। बट इतना जंगलात एरिया है कि वहां पर कोई घुस जाए, हाँ हाँ तो वो जो माउंटेन और हिल्स होते हैं और फॉरेस्ट, माउंटेन हिल, अब लद्दाख में भी माउंटेन है लेकिन वहां फॉरेस्ट नहीं, तो आप दूर से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि माउंटेन भी है, हिल्स भी हैं, वैलीज भी हैं और फॉरेस्ट भी। जी जेएनके का जो आप टोपोग्राफी देखोगे तो दैट इज जी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो आपकी बटालियन है। ये कोई कहता है कि वहां से बटालियन हटा दिया गया है, ये कर दिया, नहीं, बिल्कुल गलत। आज भी ठीक है, जिस दिन इंटरनेशनल बॉर्डर होगा तो बीएसएफ चली जाएगी, आर्मी पीछे आ जाएगी। इंटरनेशनल पे बीएसएफ होती है और आर्मी पीछे होती है। वो इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लॉ है कि इतना किलोमीटर पीछे रह दिया रेगुलर आर्मी, आगे बीएसएफ जो पाकिस्तान का रेंजर इंटरनेशनल बॉर्डर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां तो बटालियन बैठी हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं कम, और स्पेशली जेएनके में तो कम कर नहीं सकते। ये जो लोगों का कहना है कि कम कर दिए, वो कर। दूसरी बात जो आपको मैंने बताया था, राष्ट्रीय राइफल, पहले क्या होता था, इन्फेंट्री बटालियन, आर्टिलरी यूनिट्स, ये लोग वहां पर जाके पूरा ऑपरेशन करती थी। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय राइफल्स को खड़ा करा, जो डेपुटेशन पे इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड को ठीक से के जवान वहां जाते हैं कि एक ही यूनिट को बार बार वहां नहीं, बिकॉज मोरल के लिए भी खराब होता है कि अगर मेरी बटालियन 10-5 साल से है और इतने मेरे मारे जा रहे हैं, जो सुबह जाता है शाम को वापस आएगा नहीं पता नहीं, तो उन्होंने राष्ट्रीय राइफल वहां 2-2 साल 3 साल का डेपुटेशन, तो जवान ट्रेन वहां, तो वो जो बटालियन वहां खड़ी करेंगे वो तो है। कमी कहाँ किया है, जो नॉन कम्बैटेंट्स होते हैं, जैसे एएससी हो, ऑर्डिनेंस हो, ठीक है। अब हमारे यहाँ मतलब कि एएससी में भी बहुत सारे वो होते हैं, उसमें जो है बिकॉज मैकेनाइजेशन इतना आ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अब जैसे स्टैकिंग भी करना होता है, जैसे गोला मैन्युफैक्चर स्टैकिंग भी करना पड़ता है, तो आजकल
आदमी पहले तो कंधे को उठा उठा के चेक करता था, अब तो इतना आपके पास मैकेनिकल जो फोकलिफ्ट आ गया, ये आ गया, कितना वो तो 10 आदमी का एक वो कर सकते। तो वहां पर इन लोगों ने पूरी कर दी। बट कहना कि वहां से हमने बटालियन कमी होने के कारण, मैं ये मान सकता हूँ अगर एक बटालियन में 1000 जवान है तो वहां पर 900 जवान हो गया। ये मैं मान सकता हूँ। ये मैं मान सकता हूँ कि जहाँ पर 20 अफसर होने चाहिए वहां पर 5, ये तो हमारे टाइम से अफसर की संख्या बहुत कम। सो ओवरऑल जहाँ जी तो ओवरऑल जो अगर बढ़ाना उसमें इसलिए कम था क्योंकि बाहर में अब एक बच्चे को बाहर में सैलरी ये बहुत अच्छा लगता है और आर्म फोर्सेस में अपनी सैलरी अच्छी होती, अब तो बहुत अच्छी होगी, अब तो एकदम मतलब कॉर्पोरेट सैलरी टाइप होगी, जी तो सैलरी बहुत अच्छी होगी, पेंशन भी लोगों के बहुत अच्छे होते। तो अब शायद आने जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये मेरे ख्याल से पॉलिटिकल डिसीजन है कि आदमी को ऑफिसर्स जवानों में नहीं, जूनियर कमीशन ऑफिसर में, ऑफिसर ग्रेड में आपको 50 to 60% की शुरू से आज कर दी है। ये एक कमी बहुत है, तो एक अफसर को 5 अफसर का काम करना पड़ता है। ओके तो ये एक अब कंपनी कमांडर होता है, मेजर, उसके पास तू बेचारा कंपनी टॉयसी का भी काम कर रहा है, कंपनी क्वार्टर मास्टर का भी काम कर रहा है, कंपनी ऑपरेशन का भी काम कर रहा है, तो हर एक काम वो एक ऑफिसर को ऑफिसर छुट्टी पे जाते हैं, एक ऑफिसर को कोर्स पे जाना पड़ता है। मेरे फादर ने बोला था कि तुम आर्मी ज्वाइन कर ये सोच के कि पढ़ाई नहीं करोगी, जितना पढ़ाई आदमी में होता है तुम बाद में ये मेरे पापा कहने लगे जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, राइट? इस पे आपको इतने कोर्सेज ट्रेनिंग करना पड़ता है, हर एक टाइप का, एडमिन का, एचआर का, अब सप्लाई में कैसे आपको, आपके पास 5000 आइटम है, जूते के नेल से लेके टोपी तक सब चीज कैसे रखना, कैसे तरीके से रखना, कैसे उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाना, ऊपर से आपको अकाउंटिंग करो, सीएसडी कैंटीन स्टोर्स का आपने सुना होगा, एक पूरा सुपरमार्केट है, उसमें करीब 50,000 आइटम, एवरी आइटम का हिसाब रखना, एवरी आइटम पर टर्नओवर करना, तो ये सब एक ऑफिसर को सब चीज देखना पड़ता है। फिर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, तो अकाउंटेंट का भी काम करना पड़ता है, फिर तनख्वाह देनी पड़ती है, फाइनेंस का भी काम करना, फाइनेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट फाइनेंस, रेजिमेंटल फाइनेंस, मतलब इफ यू रियली सी उस बेचारे को बहुत काम है। ये एक चीज, एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम लोग के टाइम पे, एक अफसर को 5 अफसर, 4 अफसर का काम करना, चीजें उसमें कोई समय के साथ चीजें बेहतर हुई और भी बहुत जवानों का नहीं ज्यादा होता जी, वो अगर करें बटालियन कम होगी नहीं जी बटालियन का, और बटालियन जहाँ रहनी चाहिए वहाँ है, ये नहीं आप कह सकते कि वहाँ नहीं, और जहाँ जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर बटालियन पूरी। नहीं, आपने एक और अच्छी बात कही कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रहा है कि 5 का काम एक कर रहा है। अब सर्वेलेंस की बात है, ड्रोन पहले नहीं था, आज एक से एक पावरफुल ड्रोन है जो आपको कितने किलोमीटर का सर्वेलेंस एक साथ कर सकते हैं। ड्रोन ऑपरेटर ऑफिसर बैठ के सारा देख सकते हैं। तो आई थिंक और जवान ट्रेन है, वो अपना बंकर में बैठ के कंप्यूटर पे पूरा सर्वेलेंस कर सकता है। एग्जैक्टली, हम लोग को चप्पे चप्पे चलना पड़ता है, बंदों को भेजना पड़ता था एकदम नजदीक जाकर के, पूरा रूट वॉक करना पड़ता था, ये कैसे जा रहा है, ये कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है। तो उस अब तो आप बैठे बैठे पूरा सेक्टर को आप देख सकते थे, आपके एक चिड़िया भी आती तो पता चलता था कि चिड़िया है। एग्जैक्टली। सो उसमें उस मामले में यस, जो टेक्निकल कोर है उसमें जहाँ 10 आदमी काम करते थे वहां पर उन्होंने 6 करा है, तो आई थिंक दैट इज, वो तो हर एक जगह फैक्ट्रीज में भी होगी, जहाँ टेक्नोलॉजी अब आईटी इतने आगे कि आप ऑफिस तो जा नहीं रहे, घर पे बैठे काम करते हैं, लेकिन वो आदमी को उस लिहाज से
चलना पड़ता। अब क्या होता है, जब हम लोग रिटायर कर जाते हैं तो हम तो, हमारा कंसेप्ट तो वही है ना। तो अब हमको भी, जैसे आपने बोला मधुकर कि हाँ आपने वो जमाना भी देखा, ये जमाना भी है, अब आगे वाला भी जमाना। तो वी हैव सीन ऑल टाइप ऑफ लाइफ, सो वी हैव टू चेंज, ओके वी हैव टू चेंज। मे बी मेरे बेटे को नहीं चेंज करना, बेटी को नहीं चेंज करना, बट आई हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। ओके अब हम अपने पास ग्लोरी पे तो नहीं जी सकते हैं। कहानी तो हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन दे डोंट रियलाइज कि हमने वो लाइफ भी देखा है और ये लाइफ। बिल्कुल। तो हमने 60s भी देखा, 70s, 80s, 90s, अब 2000 भी देखा। हमने सब ये पूरे डेकेड्स देखे और हर एक डेकेड में अलग अलग काम चीज हुआ। सो सर नाउ लेट्स गो बैक टू द रूट फ्रॉम आरा टू लंदन। तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए आप कि आरा में जन्मे बच्चे अब लंदन में रह रहे हैं, आर्मी की इतना लंबा सर्व किया, देश के लिए इतना काम किया और अभी आप रिटायर होकर के लंदन में रह रहे हैं। तो थोड़ा सा इस जर्नी को हमें बताइए। अच्छा, आपका आरा जाना होता था कि कभी? नहीं, आरा तो देखिए एवरी एनुअली मेरे फादर भी, बिकॉज आरा वाज एन एंसेस्टर टू, तो हम लोग जाते एवरी ईयर फादर एनुअल लीव पे। और जब फादर रिटायर किए भी तो वो भी कुछ सालों तक वही रहे बिफोर वो पटना शिफ्ट किए। तो हम लोग आरा तो हमेशा जाते हैं और मेरा एक्चुअल तो रूट वही है। रघुनाथपुर वगैरह में हम लोग का वहाँ सब अब तो नहीं खत्म हो गया। तो बोलते ना लॉर्ड रह गए लैंड तो आई। तो लैंड लॉर्ड के लॉर्ड रह गए। कहने का मतलब, एंड विच वाज राइट आल्सो, बिकॉज़ हम लोग वहाँ कभी थे आरा में। हम लोग, मेरे फादर की पूरी फैमिली होती थी, तो हम लोग, लेकिन हमारा जो फैमिली था, मेरे फादर, बिकॉज वो आर्मी में थे बचपन से, 18 साल की उम्र से वो आरा से आउट, और वो पूरे इंडिया में, बिकॉज वो कमीशन से, और इवन वन ऑफ द फ्यू ऑफिसर्स, not Jawan, he was officer, and one of the first few, I think it was the second Bihari officer. तो जब कमीशन होके आरा पहुंचे थे तो गवर्नर ऑफ बिहार उनको आरा स्टेशन पे रिसीव कर, इतनी आर्मी ऑफिसर की उसमें बोलता रहा। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो वो तो आरा में थे, तो हम लोग जो थे, तो हम लोग तो पढ़े, तो जहाँ जहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे, बट हर एक आरा जरूर आते, एवरी इवेंट, जैसे शादी हुआ, कोई और इवेंट हुआ, आरा जरूर आते थे, और आरा से अलग ही लगा तो हो जाता है ना, बिकॉज दैट इज माय घर तो घर ही होता है, होम टाउन इज होम टाउन। आज भी मेरे को खुद वहां पर जाने का मन था। इस बार मेरे गया था, जाने का मन था, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं था। तो बट मेरा मन था वहां से ड्राइव करके गया तो आरा जाए। तो आज के तो रूट बहुत अच्छे हैं। पहले तो पटना टू आरा जाने में उनको 2 घंटे तो वो तो मेरा, लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको बताया था, श्रीनगर में जब मेरे फादर के पूरा सब चीज हो गया था, तो मेरे मदर बच्चों को लेके आ रहा थे, हम लोग सब, तो वहीं पर मतलब कि काफी दिन, 1-2 साल बचपन में मुझे ज्यादा याद नहीं, जैसे 50s, 60s। उसके बाद से हम लोग लाइक ऐसे एवरी ईयर हम, उसके बाद मैं पढ़ता था चारों तरफ, बट 65 की लड़ाई में मेरे फादर घूमने पहुंचे बहुत, और वो धनबाद, दैट वाज हिज फर्स्ट पोस्टिंग इन एज एन आर्मी ऑफिसर, टू धनबाद एज अ स्टेशन कमांडर इन एनसीसी। वो हम बाद में
उस समय तो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग एक्चुअली फॉर 2 years और वही मैं fastest kind of हम्म 66 में इस समय मैट्रिक में जीरोगली मानसून कैटेगरी में हम्म वहाँ से पास करके फिर मैं 1 साल के लिए बिकॉज मेरे फादर फिर पोस्टेड राजस्थान में हुए थे तो वो एक ऐसा गैप था कि जहाँ पर मेरे को यूनिवर्सिटी पढ़ने में जाना था तो प्री यूनिवर्सिटी के लिए 1 साल में आ गया अच्छा आई डिड माय प्री यूनिवर्सिटी उसके बाद तो फिर मैं आर्मी ज्वाइन कर लिया फिर आर्मी के भारी थे पर आते रहते थे आरा पटना यहाँ से हर एक साल और उसके बाद फिर आर्मी में तरक्की होती हुई अपने सब जगह एंड उसके बाद फिर जब आर्मी से रिटायर प्रीमेच्योर में ये बिकॉज मेरा मेडिकल कंडीशन नॉट बिकॉज ऑफ मेडिकल बट मेरा जो हॉस्पिटल से मेरे लेग में बहुत इम्यूनिटी तो मैंने उस समय में आफ्टर 27 years प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और मैं फिर वहाँ नोएडा में गया नोएडा में एक छोटी सी फैक्ट्री पूरे खानदान में आई वाज द ओनली वन हु स्टार्टेड अ बिजनेस क्योंकि वास्तव में तो ऐसे बोलते हैं कि गलत कलम जो है तो नहीं पढ़े रहो आगे अब तो खैर चेंज हो जाए पढ़ो जमाने पढ़ना कलम जो है तो बिजनेस में तो कोई था ही नहीं तब मेरे को बहुत वो करे मतलब कि डिमोटिवेट किया क्या करो पर मैंने वाला दिया जी पर मैंने एक छोटी सी मेंथॉल से मैंने नोएडा जी वहां पर मैं रहा नोएडा में फिर सडन मेरी वाइफ जो थे उनको यूके में जॉब थी पहले तो मना कर दिया उन्होंने तो मेरे फादर जो सुन रहे उससे बोले यार तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब हमने कभी ऐसे प्लान नहीं तो 1 महीने के अंदर 2001 में वीजा भी आ गया सब चीज आ गई तो ये हम लोग किसी को नहीं जानते थे जानते थे बट आई हैव नॉट मेट देम उनसे सब डॉक्टर्स वगैरह काफी तो हम लोग 40 साल से नहीं मिले बट वो आई अकेले आई नॉट नोइंग एनीबॉडी देन मैं आया फिर मेरा बेटा 10th में था वहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा में he did very well वहाँ से इधर आया तो यहाँ पर जो पब्लिक स्कूल के थे ग्रामर स्कूल थे उसमें उसका एडमिशन हो गया तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ कहते ना हम लोग ने तो सोचा भी नहीं था कि हम लोग यहाँ तो डेस्टिनी बोलते हैं ना डेस्टिनी तो कभी ने भी नहीं सोचा था कि हम लोग क्योंकि आफ्टर दैट 50 आई वाज 50 51 52 में इधर आया तो उस समय एस्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल है पर हम लोग आए फिर बच्चों के लिए माय सन वांटेड टू डू एरोस्पेस यस तो ही वाज that time termed as foreign student बस फीस तो आपको पता है कि आई कुड अफोर्ड दैट भारत 15,000 पाउंड उसमें आई कुड अफोर्ड ऐसे तो किसी ने एडवाइस किया कि अगर आप यहाँ पर इंडेफिनेटली तो देन ही बिकम तो उसका फी 1,500 he got admission in aerospace he wanted to do aerospace तो वो ऐसे करते करते फिर मेरी बेटी थी वो आई she wanted to do medicine तो ऐसे करके हम लोग फिर दिन reached it आप पूछो तो I today want to go back because मेरा सब कोई तो नहीं brother sister mother रिलेशन सब इधर ही है यहाँ तो हैं भी तो वो सब nephews हैं नहीं they are busy in their own सर आप हर वर्ष वापस आते हो इंडिया बिहार या फिर yes every year almost every year ऐसा कोई मेरी मदर my mother बैंक की फाइल तो every अभी मैं नवंबर में हुआ था एंड ऑफ नवंबर फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में वापस आया तो आई गो एवरी ईयर एनी कोई इवेंट होता है तो आई ट्राई शादी शुरू हुई आई ट्राई तो बट
but because of children, जी। then we said, okay, let's settle down here. कुछ बेसिस तो 2002 में हुई थी। जी। उसके बाद फिर अब इसी वहाँ पर एज ए कर्नल आर्मी ऑफिसर फिर यहाँ के जॉब खोजना एट द एज ऑफ 50-52 इज वेरी डिफिकल्ट। जी इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोग आई मीन राइट फ्रॉम मिनिमम वेज से मैंने शुरू कर, मैं भूल गया था कि आर्मी को। जी लोग मेरे को यहाँ बोलते थे खन्ना साहब क्या कर रहे हैं। मैंने बोला भाई देखो ऐसा है, जब सोच लिया जब आर्मी I am on secret mission of life. yes तो मैं ऐसा every challenge is a जाता था। स्टोर पेट्रोल स्टेशन था, पेट्रोल स्टेशन में एक जान पहचान के थे, उनके दोस्त को पास 2-3 पेट्रोल स्टेशन, उन्हें बोला एक वो जा रहा है इंडिया, बोला कोई रिलायबल आदमी हो जो मुझे, बिकॉज यहाँ पेट्रोल स्टेशन में तो आपको ग्रोसरी भी है, आपको एवरीथिंग है, पेट्रोल भी आपको पता है, मुझे तो एवरीथिंग इज देयर, यू हैव टू मैनेज। तो मेरे को वहाँ दिया उसने, और तेल साले मेरे को तो तेल तो पता ही नहीं तेल कैसे काम करना है, बट सीख लिया मैं। वो जो मैंने शुरू किया, वो सुबह जाता था 5 बजे, बस पे गाड़ी भी नहीं थी उसमें, बर्फ पड़ी थी उसमें, बर्फ भी होती थी, बट पहुंचना पड़ता था टाइम पे, घूमना पड़ता था, पूरा मशीन स्टार्ट करना पड़ता था, फिर फ्यूल गाड़ी आते तो यहाँ पे रहने के लोग भर रहे पेट्रोल, यहाँ तो अपने भरना पड़ता खुद से। तो वो सब सीखा, लेकिन वो जो सीखा मैं बहुत कुछ सीखा। तो एंड दैट वाज एट द एज ऑफ 50-52 तो बट वो करते 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 देन I established it now, and not that I'm very good, well off in life, but yes, I am most like we have, मैं मेरी वाइफ, we have people, बच्चे भी अच्छे पढ़ेंगे, बेटा एयरस्पेस की, बेटी डॉक्टर है, तो सर मैं आपके पीछे गिटार देख पा रहा हूँ, वो आप बजाते हो या फिर कोई? मेरी बेटी है। ओके, अगर आप बजाते तो अभी हमारा मैं अबे ड्रम्स बजाता था वो। ओके मैंने तो सोचा कि हमारा मैंने सोचा कि मेरा मधुकर जी का दिन बन गया। जी मैंने सोचा मेरा और मधुकर जी का तो आज दिन बन जाता, सर से गिटार पे कुछ सुन लेते। गाना नहीं, बस हाँ मैं ड्रम्स और ढोलक ये सब मैं वहाँ पर भी बड़ा पहले से शौक था मेरे को। आर्मी में भी हम लोग का बहुत चलता था जी। सोशल मीट हम लोग करते थे। कलाकार तो नहीं आते थे, हमारे अंदर ही जो कलाकार और कलाकार आपके सर लाइक आई थिंक ये वर्ड जो निकला है वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, वो आर्मी से ही निकला है। बिल्कुल। अब इवन मैनेजमेंट आपको देखो, इफ यू रियली जो आज मैनेजमेंट कोर्सेज में सिखाया जाता है, MBAs या आप इफ यू रियली सी, वो वहीं से पहले तो एक ही वर्ड होता था ना, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटर। यस तो ये होता था ना, आप तो लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया जी। जो और यही तीनों चीज हम लोग आर्मी से शुरू से करते हैं। हमको लीड भी करना पड़ता, मैनेज भी करना पड़ता था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना पड़ता था। एडमिनिस्ट्रेशन में HR हो, फाइनेंस हो, वेलफेयर हो, सब देखना पड़ता था। आज भी देखते हैं, बात की नहीं, आज नहीं देखते। बट ये जो मैनेजमेंट निकला है, ये बेसिकली आर्म फोर्स, नॉट इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस। आपके साथ जीवन के बहुत पड़ाव हैं और हर पड़ाव में एक अलग कहानी है। बहुत ही लाइक इंस्पायरिंग रहा है आपका लाइफ, फ्रॉम आर्मी, अभी लंदन जाके जॉब ढूंढना, काम करना, फिर मतलब कई सारे पड़ाव हैं और बहुत ही कमाल का जर्नी है सर आपका। सर हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इस इंटरव्यू के, और आखिरी के 1-2 सवाल है जो कि मैं बिहार से अब पूछना चाहूँगा, बिहार को लेकर के। लाइक आप 60-70 से लेकर के अब तक आपने बिहार को बहुत ही लंबे समय से देखा है, एंड बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा होगा आपने। तो पहले के बिहार में जो 20-30 साल पहले, 40 साल पहले आप देखते थे, और अभी के बिहार में और बिहार के लोगों में आप क्या मेजर चेंजेस 1-2 देखते हो? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप जितना बताना चाहते हैं बता सकें। देखिए,
सच बताओ। जी जी। वी आर रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो जो ये है कि देयर इज नो मेजर चेंज, ओके। जैसे बिहार पहले था वैसे ही है। आज भी यूथ जो है बिहार का बाहर सुन जा रहा है, वही यूथ अगर बिहार में रहता है, उसका एटीट्यूड और उसका वे ऑफ लाइफ डिफरेंट, तो वही यूथ बाहर जाके इतना अच्छा क्यों करे। जी। आपको मैं यूके का बताऊं, यहाँ पर हम लोग का एक बिहार 2-3 बिहार कम्युनिटी व्हाट्सएप में, ओके। मेरे को नहीं मालूम था कि उसमें 5,500 मेंबर। हम लोग तो भी 2 साल पहले से छठ ऑर्गेनाइज करते हैं और ये छठ में 1111 मेंबर। हम्म। कहने का मतलब मेरा है कि वही बिहार के बच्चे बाहर आके, चाहे बाहर स्टेट में भी जाके, दे आर डूइंग सो वेल, IAS हो, IPS हो, इंजीनियर हो, IT वाले हो, वही बिहार में आके एटीट्यूड, हमें चिंते नहीं हो, लगवा को जानते हो कि नहीं, हम उनके नाते कि ये वो आज भी एक वो एटीट्यूड है, और दूसरा वो माई बाप है। पॉलिटिशियंस और लोगों ने ऐसा लोगों को रखा है कि वो बढ़ नहीं। पर याद से नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कौन माई झारखंड वगैरह बिहार था, जितना भी उस समय की बात मैं बता रहा हूँ, माया बाबू आए थे हमारे घर, तो मेरा उनसे डिस्कशन, तो मेरे फादर को कन्विंस करने आए थे कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करो। मेरे फादर ने, उनसे मेरी बात हुई कि एक मेरे कैलकाटा में मेरे को एक चीज है कि जितना बिहार का फाइनेंस है तो जमा होता था बाहर, बिकॉज जितने हेडक्वार्टर्स बिहार में क्या नहीं था, बिहार और झारखंड में उसमें क्या नहीं था, minerals, everything was there. But the money was being deposited in Calcutta and Bombay, and the interest and everything financially, they were being better off rather than Bihar. It was all because of, I blame my political leaders and our managers over there, because that money was all going on. Yes. So the development of Bihar was never, even today, not there. People they develop, yes, road बनाने से development. आप एक young youth को आपने नौकरी नहीं दी तो उसके बेचारे को आपने फैक्ट्री नहीं खोली, तो फैक्ट्री कोई नहीं खोलना चाह रहा। जी। एग्रीकल्चर इज सच अ मेजर थिंग, मीट वगैरह दुनिया से सबसे ज्यादा वहां प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन वहां के फार्मर इतनी गरीब क्यों है? You see, if you see everything, that development has to be brought in over there. और आज वो मेरे ख्याल से जन स्वराज वगैरह जो लोग वहां पर हैं, जन स्वराज के लोग यहाँ भी है मेरे ख्याल से, मधुकर जी। जी। तो उनको एक बार मैंने यही बोला था कि देखो, डोंट लिव ऑन योर पास्ट ग्लोरी। यस। हमने ममता को बोल रहे हैं, हमने ये करा, हमने वो करा, डोंट लिव ऑन योर पास्ट ग्लोरी। यस। लिव ऑन योर प्रेजेंट। Yes. You are supposed to be delivering what you promised to do. And Rome was not built in a day. Yes. वो एटीट्यूड जो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये जो माई बाप का है, चिंते नहीं। People have to directly there and to do something. Yes. ये जो हमारा एटीट्यूड है यूपी बिहार में है, सरकारी नौकरी, तो देखो सरकारी नौकरी में बिहार के बच्चे बॉम्बे में रेलवे का बहाली है, वहां क्यों भागे? बिकॉज दे वांट टू गेट इनटू सरकारी नौकरी, दिमाग में घुसा दिया है। जी। पंजाब के बच्चे, गुजरात के बच्चे, बाकी जगह के बच्चे कहीं नहीं सरकारी नौकरी में। जी जी बिल्कुल। तो हमारे बच्चों को ये हमारे पेरेंट्स से शुरू से सरकारी नौकरी, तो जो उस समय बन जाओ, पेंशन मिल जाएगी, काम करो चाहे ना करो। मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे कजन ब्रदर ये वगैरह सरकारी नौकरी में, वहाँ पर देखो मेरी पहला मेरे तनख्वाह थी, पर उनके 4 मकान थे। जी। तो यू नो दैट कॉन्सेप्ट जो है कि सरकारी नौकरी में बैठ गया तो बस, वो जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों का दिमाग में चेंज हुई कि सरकारी नौकरी इज नॉट दी, नॉट यू हैव टू,
एंड दैट कैन ओनली कम कि अगर वहां कुछ बने तो फैक्ट्रीज खड़े हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज खड़े हो, मतलब जहां पर बच्चों के लिए ऑब्वियसली बेचारा क्या करेगा आदमी। आनंद के उम्र के बच्चे तो बेचारे भारी भागे हुए हैं, भाई भाई मेरे को तो नौकरी थी, बिल्कुल आज मिलेगा तो मेरे को सूरत में मिल जाएगा, राजकोट में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, बॉम्बे में मिल जाएगा। तो आप देखिए छठ के टाइम पे ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। जी होते जी बिल्कुल। तो ये सब बिहारी भी नहीं है भाई, तो वापस जा रहे हैं छुट्टियों में, तो इतना क्या बोलते हैं पलायन, जी इमिग्रेट करने जा रहे हैं बाहर। हाँ 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 वो अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो हमेशा, और एक जो बिहारियों का अप्पा पड़ गया, अरे बिहारी हो, मेरे साथ एक सिंस बात आदमी बहुत सीनियर ऑफिसर के साथ मेरी झगड़ा हो गई, ओके यही कहना है उनको कि अरे अच्छा बिहारी हो तुम, तो बिहार से तो सब लोग, इन आर्मी ऑल्सो सर। हाँ एक बार बोला तो मैंने, तो मेरा उससे मेरा डाउनफॉल एक्चुअली आर्मी में ओके तो वो जो आई हैड टू टेल हिम, उससे थोड़ा heated discussion हो गया, whereas I told him that the state where you are coming from, the chief secretary is Quaker India. Then what is he doing there? When you're from your state over there, I told him 5 people who are there from there, which I know. So I said, see, listen. So it is not that, it is just not that because they are not, people have played a very big game in India. Not from today, for many years. Because they knew if Bihar came up, कौन से चीफ मिनिस्टर उनके टाइम पे the best governed state was Bihar. चीफ मिनिस्टर थे ना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो कृष्णदेव सिंह थे या हाँ उनके टाइम पे it was the best governed state in India of India. Yes. And from there then decline started. Yes. जब वो ऐसा भाव करने लगे। हाँ सर लाइक अभी आपने जो बातें बताई हैं लाइक बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं और बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं। हम कई सारी चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं लेकिन ये सारी अभी हम स्क्रीन पे 3 जनरेशन है बिहार के। आप अपने 50-60s में हो, मधुकर जी एंड मैं, हाँ सो यू आर इन 70s, मधुकर जी एंड मैं अपने 20s में हूँ सर, एंड यू आर लिविंग इन लंदन, मधुकर जी अमेरिका में हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो और हम सब अलग अलग माइग्रेट कर गए। आपकी अपनी कुछ मजबूरियाँ थी, कारण था, मधुकर जी के कुछ अपने थे, मेरे कुछ अपने थे। लाइक मुझे और ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए था और चाहते ना चाहते मुझे अपना कॉलेज ख़त्म करना था, तो मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। सो ये सारे मेजर इश्यूज़ हैं जो हम मिस कर जाते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन में लग जाते हैं, जातियों को लेकर के लग जाते हैं। एंड आपने जो एक बिहारी वाली जो बात कही सर, ये तो अभी भी अनुभव पहले से थोड़ा सा कम हो गया है बिकॉज हाँ बिहारी लोगों ने इस चीज़ को, जो बाहर रहते हैं वो उन्होंने विरोध करना इस चीज़ पे शुरू कर दिया है। ठीक है कि जब इस तरह का हाँ पहले नहीं बोलते थे, अभी वो करना शुरू कर दिया है उन्होंने। लाइक मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस कई बार हुआ है। मैंने मधुकर जी के साथ भी एक डिस्कशन हो रहा था, उनमें उस पर उनके साथ अनुभव हमने शेयर किया था कि फर्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली आया था बिहार से, तो लाइक आपके इस ग्रुप के कोई थे एंड ही सेड दैट कि आप कहाँ से हो। तो मेरा टूर्नामेंट था बैडमिंटन का, मेरा और छोटे भाई का, तो मैं दिल्ली मेट्रो में था। तो मेट्रो में उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला कि बिहार से हूँ। तो बिहार में कहाँ से? मैंने बोला कि ये टाउन है हमारा। तो अरे वो तो गुंडों का राज्य क्या है। मैंने बोला ओके। और मैं तो जर्नलिज्म का तैयारी करने में, लाइक मैं टीवी डिबेट्स एंड ऑल देखता रहता था, तो अवेयर रहता था चीज़ों का। तो मैंने बोला कि आप प्रॉपर दिल्ली के ही हो? तो बोला ही सेड दैट कि यस मैं हूँ यहीं का। मैंने बोला कि अंकल आप रेप होने का रेट देखते हो? दिल्ली और बिहार का क्या डिफरेंस है रेट, आपको पता है? एंड उनका मुंह उतर गया, उन्होंने मुंह फेर लिया और पूरे रास्ते वो शांत रहे। तो जब हम काउंटर करना स्टार्ट करते हैं तो सब अपने अपने आपको जब आईने में देखते हैं तो कमियां हर जगह होती है, लेकिन जो इस तरह का जो आप थप्पा मारते हो चीज़ों को और उस तरह से दिखाते हो वो गलत है। बट
इंटरनली एज अ बिहारी हमें भी कई सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। लाइक ओवरवेल्म्ड हमें फील नहीं करना कि यस बिहारी प्राउड। ठीक है, हमारे बहुत ही रिच हिस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है। बट प्रेजेंट हमारा कहाँ पे है, हमारे यूथ कहाँ पे जा रहे हैं, किस रूप में आगे चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो ये एक मेजर इशू तो सर है ही। ये सही, बहुत सही कहा आपने। मैंने आपको जैसे बताया कि पास्ट ग्लोरी जी। है, हमारे यहाँ नालंदा था, अब क्या? हमारे यहाँ ये था, अब क्या? टॉक अबाउट प्रेजेंट में यही लोग बोलते हैं बिहार में, मेरे व्हाट्सएप में मेरे बिहार दिए, बिहार में था, बिहार में बिहार में, मेरे को वो सब ठीक है। टॉक अबाउट प्रेजेंट, talk about what is the requirement of the people in that area. Talk about education. अब तुम बाहर आप ही नहीं, कितने सारे बच्चे हैं द्वारका तो आधा बिहार के लोगों से भरा है। जी। दिल्ली जी। बिहार के लोगों से भरा। यूनिवर्सिटी में देखो तो बिहार के लोग बच्चे इतने भरे हुए वहाँ। क्यों गए? If your education system in Bihar is good, if your colleges की हालत देखो तो पूरी बेंच भी नहीं ढंग से बैठती। बिल्कुल सर। अब पीएमके पटना साइंस कॉलेज कितना मतलब नाम था, अब क्या नाम है? अब क्या नाम है? पूरी से लोग बोलते यार और काम तो बाहर जा नहीं सकते इंटरनेट, ये बात होती है। तो यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम बेसिक्स एंड इट इज नॉट अ लॉस्ट पीरियड, इट कैन टाइम डजंट वेट फॉर एनीबॉडी, बट इट इज नॉट अ लॉस्ट पीरियड आल्सो। यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग and people over there will have to start working. We have to get over all this jati, caste system and all this system, because the movement, this is just to suppress people. Caste system जो तो ये leader खेलते हैं, they are just to suppress. Yes. Not to make them come up. Yes. Just to satisfy their political needs, sir. बिल्कुल. And everybody has gone through this. Every world has gone through. Even UK, पहले राजा महाराजा थे, वो देश से सबसे पहले उसको पढ़ा के रख दिया, तो ये लोग क्वेश्चन भाई तो आप धीरे धीरे they have now come up. Similarly, even India भी पहले कहाँ था, आप कहाँ पहुँच गया, बट उसमें से कुछ एरियाज हैं जो have to, like Bihar is one of them. Jharkhand is one of them. We have to do, once you are satisfied, I'm telling you, everything will become easy. Okay. Matkal, do you want to add anything? You have to provide them. Of course, youth will be happy only when you provide them with everything. Good education, good health system, good job opportunities. So basically sir, हम बातें तो कर रहे हैं हर चीज़ की, लेकिन आज भी जो बेसिक चीज़ें हैं, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक डेवलपमेंट्स हैं, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, चाइल्ड हेल्थ केयर पे ध्यान देना, ये सारे आज भी मिसिंग्स हैं। और हम राजनीति में इतना चले गए हैं कि हम चीज़ें कर नहीं रहे हैं। और हम अपने राजनीति जी बच्चे वहाँ पर देखो तो राजनीति, अभी मैं गया था, बहुत दिल भी अच्छी, तो जैसे बात करो so they are talking only politics. I said, yeah, why do you talk something else? But everybody is talking on politics. It is not a bad thing. I think without politics, the world can't run. You have to have politics. But ऐसा है कि politics has its place. Other things have also got their place. Yes. तो वो जो other things को अच्छा करोगे तो politics अच्छा है. Okay. Madhukar, do you want to add something? No, I think जो सर ने बोला, और I think अगर आप लाइफ एक्सपीरियंस देखो तो I mean the only way आपका ग्रो करने का है कि लाइफ टाइम लर्निंग, राइट? लाइफ टाइम लर्निंग इज द ओनली। और हमारे यहाँ इसमें ये है कि मैं ये काम करूंगा, काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो हमें पैसे निकालना होगा। आपके जरूरत के अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार, समय के अनुसार चीजें डिफाइन होती हैं। तो हमारे सोसाइटी में मैं भी ये नोटिस करता हूँ कि थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल होकर के सोचें और लाइफ टाइम अगर हम लर्नर रहेंगे ना, अगर आप लर्नर होगे तभी कोई किसी सीख भी सकते हो। तो वो चीज अगर हमारे यूथ अगर देखें कि कितने टफ सिचुएशन से 50-60 से भारत यहाँ तक आ सकता है, तो बिहार भी
आगे आ सकता है, थोड़ा सा हम उसको नहीं यार, देखिए इंडिया एज अ होल अगर आप देखो तो ऐसी बात नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने आके इतना बढ़ा दिया है। नो, जी जी यू रियली सी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। अब ये लोग नेहरू डायनेस्टी उनको उनको इतना गाली बकते हैं, जी बट आप देखो जो मेजर इंडस्ट्रीज आई जी ये सब तो उसी टाइम पे आई। जी बिल्कुल ठीक है, आप काम का पेड़ आज लगाओगे तो कल तो नहीं देने लगेंगे ना फल। हाँ हाँ 5 साल के बाद देगा। आईटी इंडस्ट्री जो है, आईटी इंडस्ट्री आज इतना बड़ा है, उस समय अगर वो चाहते तो मोदी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। हाँ वो ब्लॉक कर सकते थे, वो चाहते तो ब्लॉक कर सकते थे कि कंप्यूटराइजेशन इंडिया में नहीं हुआ क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री हैं, लेकिन उन्होंने टुडे हैज गॉन सो मच ऑटोमोबाइल। जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी के टाइम पे तो नहीं है, ये सब पुराने टाइम पे। जी बिल्कुल What is happening is that we are trying to, the politics has become a dirty word. जी जो है, अब जैसे आपने बोला काम, अब इधर आके हम लोग सब काम अपने से करते हैं। जी बिल्कुल पोछा बर्तन वर्तन हम सब अपने ही से करते हैं, जी, बिल्कुल। सब अपने से करते हैं। बिल्कुल वहां पर बोलते हैं अच्छा झाड़ू तुम अपने से मारते हो। कोविड बहुत अच्छा हुआ, सबको पता चल गया। हाँ एग्जैक्टली कोविड से सबको पता चल गया, लोगों की वेट कम हो गई होती। एग्जैक्टली मेरी भाभी लोग के एकदम सबकी वेट कम हो जाता है। ये तुम्हारी एक आदत हो गई है, लाइक आई सेड ना, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। जी बिल्कुल जब मैं इधर आया तो आई फॉरगॉट दैट आई वाज अ कन्नी। मैं तो एकदम सेल्समैन नॉर्मल काम करना शुरू किया। तो सर अब अभी लास्ट सवाल आपसे सर बस ये है, मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे व्यूअर्स जो हैं मोस्टली बिहार से हैं और बाकी के लोग भी देखते हैं, तो आप जितने भी यूथ हैं, बिहार के यूथ हैं, आप उनसे कोई एक या दो सजेशन आप देना चाहते हो या फिर कुछ बताना चाहते हो तो वो बताइए सर, जिससे वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके और अपना जीवन आगे बढ़ा सके। मैं पहली बात ये कहूंगा कि आप नथिंग इज स्मॉल, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं। डिग्निटी ऑफ लेबर को आदमी अंडरस्टैंड करे। अनफॉर्चुनेटली बिहार में मैं अभी गया था जब, तो बच्चों ने बोला अरे ये कर रहे हो। मैंने उनको बताया मैं तो वहाँ बातें भी साफ करता हूँ, बर्तन भी धोता हूँ, खाना भी बना, कभी ये सब नहीं किया मैंने, लेकिन ये करना पड़ा। इट इज अ गुड थिंग। और डिग्निटी, जिस दिन आप अपने आप को डिग्निटी ऑफ लेबर को समझ जाओगे, पहली बात ये है यू विल डू वेरी वेल। देन यू विल नॉट से कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए या हम लोग, बट ड्राइविंग इज ऑल्सो नॉट बैड, यू डू इट प्रॉपर। ठीक है, अगर आप कमा रहे हो अच्छी तरह से, इट नहीं बी बिजनेस। तो एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर को, दूसरा मेरा विच इज अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल और वेरी, आई वोंट से, आई डोंट यूज द वर्ड इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट। जी भूल जाओ काम, भूल जाओ दैट वी आर ऑल ह्यूमंस। ऊपर वाले ने हमको इंसान बना के भेजा है, उन्होंने नहीं बनाया कि तुम ये हो तुम वो। जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, एबल बॉडीड बनेंगे पीपल टू लुक आफ्टर, पढ़ने वाले ब्राह्मण बनेंगे, ऐसे करके जो 4 बने थे, रिमेम्बर दैट लाइफ विल बिकम इजियर एवरीवेयर। एवरीवेयर the moment we forget this, we will improve. Yes, your political system will improve, your culture will improve. We've got a very high culture, very good culture. Everything will be. और हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और मेहनती हैं। आज चिल्ड्रन में कमी नहीं है जी, बट जो मेंटालिटी है उसको थोड़ा चेंज करें, कॉन्सेप्ट को चेंज करें। they will do very well. They are doing very well everywhere. मैं यही देखता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट बने लोग, छोटे से गांव का आया हुआ है, यहाँ देखो क्या बना हुआ, मेहनत करके आया, ऐसे फ्री का तो नहीं है, मेहनत करके आया।
फ्री फंड का काम मत करो, मेहनत करो एंड पीपल विल। मैं देखा गांधी मैदान के अंदर बैठ के लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब वो 30+ देखो, वो बच्चे कहाँ से आते हैं? IIT वगैरह में जा रहे हैं ना, 30+ बोलते हैं उसको। जी हाँ, सुपर 30 जो आनंद कुमार जी। अब वो बच्चे कहाँ से, वो चुन के वहीं से आ गए, बिल्कुल। बच्चों का तो दिमाग बहुत अच्छा है वहां पर जी। बस मेहनत करो और ये कॉन्सेप्ट कल दिमाग का जो एटीट्यूड चेंज निकाल दो बस। चिंतित नहीं हो, ये छोड़ दो। अपनी पहचान बनाओ, सही बात है, चिंतित नहीं आओ। सही, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सीपी सिन्हा सर, आपने जो बातें कही हैं उससे लाइक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और दोस्तों मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन में जब आप प्रयास करते हैं और ये ठान लेते हैं कि कुछ परिवर्तन लाना है, तो आप लाकर ही रहते हैं। सीपी सिन्हा सर के बदलाव में जीवन के कई पड़ाव से आप कई चीजें सीख सकते हैं। वो चीजें आप में से क्या सीखा, एक पॉइंटर्स आप कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नए शख्सियत के साथ जो आपके जीवन में कुछ एक योगदान जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।